स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। तो कल हम इसकी बात कर रहे थे डाटा प्रोटेक्शन की। आने वाले समय में जो डाटा है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता जा रहा है। डाटा क्या होता है और डाटा का महत्व क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज डाटा? Sir, data is Hmm. okay. You can. What is data? Sir, data is nothing but it is a information which computer contain in digital form or analog form. It can be anything like uh, a personal information or official, or it can be anything, sir. Okay, well, ठीक है. Basically, information that is present in digital format. It could be anything. Any information that is present in digital format can be called as data. So information was always available. हमारे साथ जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास हमेशा से मौजूद थी, पर डिजिटल एज में क्या हुआ, उस इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर दिया। नए से जमाने में पहले जो फाइलें हुआ करती थी, किताबें हुआ करती थी, मूवीज हुआ करती थी, तब किसी की सीडी होती थी, कोई हर वो कैसेट हुआ करते थे गानों के, वो सबको तब्दील करके हमने एक डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट मतलब ऐसा फॉर्मेट जिसको हम कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट में हमने तब्दील कर दिया। तो आज के समय में ये डाटा का जो प्रोटेक्शन, ये इसकी इतनी बात क्यों होती है? क्या आवश्यकता है हमारे को डाटा प्रोटेक्शन की? किस तरीके का खतरा है? हम क्यों कहते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन होना चाहिए? सर, डाटा प्रोटेक्शन इसलिए होना चाहिए, मतलब डाटा के थ्रू हम पे कोई हमारी नीड और जो हमारी ग्रीड होती है उसके बारे में पता कर पाते हैं। लाइक अगर हम किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च कर रहे हैं तो सडनली हमारे पास उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट और इन्फॉर्मेशन सारा कुछ आने लगता है। तो इससे कई इंडस्ट्रीज के बिजनेस भी चलते हैं इन्फॉर्मेशन के बेस पे। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जरूरी हो जाती है। नहीं भाई, इसके और प्रोटेक्शन की क्या आवश्यकता है? प्रोटेक्ट करने की क्या? ठीक है, हम सर्च कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम तो सर्च कर रहे थे, वो हमारे लिए मदद ही कर रहे हैं कि ठीक है, यस, आप कॉलेज ढूंढ रहे थे, हमने आपको 10 कॉलेज और बता दिए। प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से हमारे ऊपर मतलब कई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। लाइक कोई हमारे ऊपर स्पाई कर रहा हो या फिर कोई क्राइम करना चाहता हो और वो उसमें हमें फंसा सके। तो वेरी डाटा इसलिए भी जरूरी है प्रोटेक्ट करना। अब गुड। लाइक इसमें प्रोटेक्शन में सर हमारे पास जैसे कि हम ये गूगल आईडी यूज करते हैं अपने सेल फोन में। अगर अगर हमारी गूगल आईडी के थ्रू कोई और लॉगिन कर ले तो हमारा सारा डाटा उसके पास पहुंच जाएगा। तो सडनली हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन भी सारी उसके पास चली जाएगी और अगर वो कोई क्राइम भी करता है तो वो सारा हमारे रिकॉर्ड में चढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इस बात के महत्व को समझते हैं कि जो है कि डाटा कितना महत्वपूर्ण है, डाटा को क्यों बचाया जाना चाहिए। डाटा का महत्व अगर मैं अपने समझो से कहूँ कि आपका नाम क्या है। पहले के समय में जब हम लोग थे तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो फोन नंबर आ गए, तो फोन नंबर,
अब ये इंफॉर्मेशन कोई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है हमारे हिसाब से? आमतौर पर हमें लग सकता नो है सर। महत्वपूर्ण है, ठीक है, नाम ही तो है, दे दो वही। जैसे बहुत बार लोग जो है वो पेट्रोल पंप पर खड़े होकर पर्चियां भरवाते हैं कि ये आप भर दीजिए, इसमें ये होगा वो होगा, बस जो भी है। तो धीरे धीरे परंतु कंपनियों ने हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो पहले बहुत कॉमन होती थी, जैसे कोई दिक्कत किसी को नहीं होती, पर आज वो इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। कैसे? क्यों ये इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण हो गई? हम्म? अगर किसी को मेरा नाम पता होगा, हमें अक्सर करके फोन आता है। अगर किसी को मेरा नाम पता है, मेरा फोन नंबर पता है, मेरा डेट ऑफ बर्थ पता है, कुछ और बेसिक डिटेल, बहुत जनरल डिटेल जो कि पब्लिक डोमेन में हो सकती है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है। परंतु अगर किसी को ये पता है तो मुझे कैसे कैसे तरीके से चकमा दिया जा सकता है। आज के समय में बहुत कुछ होता है इस तरीके के का। इवन तो हमारे बहुत सारे आईडीज होते हैं आपके, हम लोग पासवर्ड वगैरह बताते हैं, उन्हें रीसेट करने के लिए वो आपसे बोलता है कि अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, नाम बताओ, ईमेल एड्रेस बताओ, और आपने 4-5 चीजें बताई, पता चला कि आपको पासवर्ड ही किसी ने खोल लिया, उसने आपको पासवर्ड हैक कर लिया, कुछ बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन के जरिए से, जो हमें अदरवाइज इम्पोर्टेंट नहीं लगती थी। ठीक है, नाम है, अक्सर करके फोन आते हैं कि आप प्रवीण कुमार बोल रहे हैं, मैं फला बैंक से। अब उसको केवल ये बताया कि मेरा HDFC बैंक में खाता है, तो बस ये बोलेगा कि हम HDFC बैंक से बोल रहे हैं और ये प्रवीण कुमार बोल रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि हाँ जी बिल्कुल ये तो बैंक से ही बोल रहे होंगे, मेरा नाम भी पता है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा फिर एक आध चीज और बोल रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें जो भी झांसा देना है कि आपका ये हो गया है, आपका बैंक का अकाउंट बंद करना है, कुछ भी करना है, वो करके वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के समय में हमारा डाटा जो है, छोटा छोटा डाटा भी, जो इसको हम पहले बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, आज के समय में वो हमारा डाटा भी इम्पोर्टेंट हो गया है, और उसको प्रोटेक्ट किए जाने की आवश्यकता है, ताकि वो ऐसे हाथों में ना पड़े। मेरा फोन नंबर उसमें चला जाता है, लोग पता चलेगा हर वक्त फोन ही करते रहेंगे। कभी कोई जितने तरीके के ये लोग होते हैं, बैंक वाले लोग हैं, लोन देने वाले, प्रॉपर्टी, टेलीमार्केटर्स, वो सब कॉल करते रहेंगे आधे समय, ऐसे ही फोन आते रहेंगे, मैसेजेस बेकार के आते रहेंगे कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। तो जिससे कि सिर्फ और सिर्फ हमारे समय की बर्बादी होती है। इसे कम से कम अगर सीधे सीधे कोई नुकसान नहीं होता तो समय की बर्बादी होती है। इसके अलावा कभी कभी डाटा के और सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। अगर किसी की निजी जानकारियां पब्लिक प्लेटफॉर्म में चली जाए तो तरह तरीके के नुकसान हो सकते हैं, कई तरीके के क्राइम हो सकते हैं इससे रिलेटेड, जो डाटा से रिलेटेड है, और ये रियलाइजेशन धीरे धीरे हम सब लोगों को होता जा रहा है। जैसा आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि कंप्यूटर क्या है कि हमें जो आज के ज़माने में जो डाटा हमें बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं लगता था, जैसे आज के समय में आप ऐड नहीं देखना चाहते, हम कुछ भी सर्च करते हैं, थोड़ी देर में तुरंत उसके ऐड आने लगते हैं। जो कुछ भी हम सर्च करेंगे उसके ऐड हमें थोड़ी देर में दिखाई देने लगते हैं। तो कभी कभी वो फिर इरिटेटिंग लगने लगता है कि यार कोई मेरे को इतने ध्यान से देख रहा है, कोई हर वक्त मेरे पर नजर रखे हुए है कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। वो जो हमारी प्राइवेसी, जो निजता है, उसका उसमें दखलंदाजी मालूम होती है, और इरिटेटिंग तो कम से कम वो होती ही है। अब दूसरा एक पक्ष, हमने वो डाटा लोकलाइजेशन का भी पिछली क्लास में बात की थी कि डाटा का लोकलाइजेशन वो भी एक महत्वपूर्ण इशू है, कि डाटा ऐसा ना हो कि हमारा जो डाटा है, जो निजी डाटा है, वो किसी दूसरे आदमी के हाथ में चला जाए। बहुत से ऐप, बहुत सी कंपनियां आज के समय में सिर्फ यही काम कर रही हैं, डाटा इकट्ठा करने का। ठीक है, कि आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके, और वो फिर शायद बाजार में सेल भी हो जाती है, फोन नंबर, आपके जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो बाजार में सेल होती हैं, लोग आगे उनको सेल करते हैं,
मतलब मैंने भी ये देखा, बहुत बार ऐसे मैसेज आते हैं कि आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने कहा भैया हमें नहीं चाहिए इंफॉर्मेशन, परंतु इस तरीके के मैसेज आते हैं। तो डाटा का अपना एक महत्व है, उसका एक प्रभाव है हमारे जीवन पे, उसको समझा जाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये आवश्यकता हम अब लगातार महसूस करें। कभी कभी लोगों का पर्सनल डाटा, फोटोग्राफ्स, चीजें जो पर्सनल निजी चीजें हैं, उनको लोग मिसयूज कर लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में लाया गया। इसका कारण कि हमारे देश में डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित कोई अभी नियम नहीं है। जो नियम है वो आईटी एक्ट का सेक्शन 43 है। इसके अलावा अदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कॉपीराइट एक्ट हमें कुछ कुछ प्रोटेक्शन देते हैं, परंतु ये प्रोटेक्शन पर्याप्त नहीं है। ये पूरी तरीके से सभी इश्यूज को कवर नहीं करती। इसलिए हमारे ये डाटा प्रोटेक्शन का कानून आया है। इसके अलावा जैसे यूरोप में ऑलरेडी ये कानून आ चुका है, GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, तो वहाँ पर ये कानून आ चुका है। यूएसए में भी कोई कानून पास हुआ है। इस कानून के जरिए से हम कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति किसी का डाटा इस तरह से नहीं लेगा, अगर लेगा तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब ये जो बिल है, इसके अंदर में पर्सनल डाटा क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर एक, ये बिल जो है हमारे पर्सनल डाटा को बताता है कि पर्सनल डाटा आखिर क्या है। तो कोई भी ऐसा डाटा जो आपको इंडिविजुअल तौर पर पहचान सके वो आपका पर्सनल डाटा है। जैसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हमारे फाइनेंस, हेल्थ, ऑफिशियल आइडेंटिटीज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक जो कल हम बात कर रहे थे, कास्ट, ट्राइब, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ। अब इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के समय में, इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग जाति, धर्म, आपके विश्वासों के अनुरूप जो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपको मैसेज भेज रही हैं। आपको आइडियाज को, आपके सोचने के तरीके को मैनिपुलेट किया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेजिंग के माध्यम से। इसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, उस तरीके के मैसेज बनाए जा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से जो जिससे आप प्रभावित हो सके। आपका क्रिटिकल पर्सनल डाटा वो भी हो सकता है कि जैसे नेशनल सिक्योरिटी का डाटा हो गया, गवर्नमेंट का ऐसा डाटा, फिर जनरल पर्सनल डाटा, तो कोई भी सेंसिटिव या अदर क्रिटिकल पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये सभी तरीके की इंफॉर्मेशन जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है या जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको प्रोटेक्ट किया जाने का प्रस्ताव है इस बिल के। इस बिल के अंतर्गत हमारे जो भारत में कंपनियां हैं, जो भारत की सरकार है, कंपनियां जो भारत के अंदर बनाई गई हैं और जो विदेश की कंपनियां हैं, ये सभी इसके अंदर कवर होंगी, जिससे कि वो डाटा को अगर वो यूज करेंगे तो वो सब इसके अंदर कवर होंगे। जो भी डाटा कलेक्ट करेगा उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी, ठीक है, उस पर कुछ बाध्यताएं होंगी। ठीक, वो बाध्यताएं क्या होंगी कि वो ये जो पर्सनल डाटा है केवल स्पेसिफिक, क्लियर और लॉफुल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, जो पर्सनल डाटा है। इसके अलावा कुछ अकाउंटेबिलिटी मेजर्स लिए जाएंगे, ठीक है, जैसे सिक्योरिटी सेफगार्ड, डाटा एनक्रिप्शन और डाटा के मिसयूज को प्रिवेंट करने का एफर्ट, ग्रीवियंस रिड्रेसल, ये दोनों चीज इसमें की जाएगी। कि नंबर एक, हमें डाटा स्पेसिफिक, क्लियर और लॉफुल पर्पस के लिए लेना है। ऐसे चीज के लिए ही डाटा लेना है जिसका कोई मतलब विशेष रूप से महत्व हो और वो कानूनन होना चाहिए। हम किसी गैर कानूनी गतिविधि के लिए डाटा नहीं ले सकते। डाटा एनक्रिप्टेड हो या उसे सेफगार्ड किया गया हो। और तीसरा कि उसके अंदर में ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर किसी को कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और शिकायत जो है उसकी प्रॉपर तरीके से सुनवाई हो, ये मैकेनिज्म इसमें बनाया जाएगा। फिर राइट ऑफ द डाटा प्रिंसिपल,
कि जो डाटा को कलेक्ट करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, उसके कुछ बेसिक डाटा होंगे। एक और एक चीज है, वो है राइट टू बी फॉरगॉटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ये बड़ा चर्चा में भी है, राइट टू बी फॉरगॉटन। ये क्या होता है? ये कंसेप्ट पता है आप में से किसी को भी? क्या है राइट टू फॉरगॉटन? यस सर, इसके अंतर्गत एक स्टार ने अभी ये भी किया था ना केस। केस किया है ये, इसलिए मैं इतना रुकना चाह रहा था कि राइट टू फॉरगॉटन क्या है। सर पब्लिक डोमेन में से रिमूव करना कोई इंफॉर्मेशन को, इससे रिलेटेड है कुछ? बिल्कुल ठीक है कि एक समय के बाद, क्योंकि बहुत बार लोगों से, ठीक है, गलतियां भी हो सकती हैं, ठीक है, अपराध भी होते हैं। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर देता है तो हम क्या करते हैं उसके लिए? हम क्या करते हैं? तो भाई एक सजा देते हैं, इस मैकेनिज्म के चलते कोर्ट उसको सजा दे सुनाता है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है और फिर फाइनली उसको सजा दी जाती है, 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की, 7 साल की, जैसा उसका अपराध है। और उसके बाद जब वो अपनी सजा पूरी कर लेता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, वो अपना सामान्य जीवन जी सकता है। परंतु इंटरनेट की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से लेबल हो जाता है, किसी चीज से ग्रसित हो जाता है, तो क्या होगा? इंटरनेट उसको हमेशा के लिए उसको वो दोषी बनाए रखेगा। हमेशा उसकी वो जो चीजें होंगी, जो फोटोज होंगे, जो भी कुछ उसका पास्ट होगा, वो पास्ट हमेशा जिंदा रखेगा। फेसबुक और ट्विटर, ये सब, इनमें ये चीजें हैं जो कुछ किसी के पर्सनल कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपत्तिजनक हो सकती हैं। वो अगर किसी की पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है तो उन्हें वहां से हटा देना आसान नहीं है, उनको हटाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में उस व्यक्ति की जो निजता है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है और हमेशा हमेशा के लिए प्रभावित होती है। तो ऐसे में हर व्यक्ति के पास भी, एक व्यक्ति के पास भी अपना अधिकार है कि उसकी ऐसी चीजों को, क्योंकि हमारे जब कानून के अंदर ये प्रावधान है कि भाई ठीक है, हम किसी को हमेशा के लिए अपराधी नहीं मानते, उसके माथे पर नहीं लिख देते कि मेरा बाप चोर है ना। जैसे वो है, पुराने समय की वो थी प्रथा या पुराने तरीके का मिसयूज था कि लोग हाथों पर लिखवा दिया करते थे, माथे पर लिखवा दिया करते थे कि तो जिससे कि वो हमेशा के लिए जो है वो अपराध से ग्रसित रहे। तो ऐसी चीजों को आज के सभ्य समाज में हम नहीं मानते, परंतु फेसबुक, ट्विटर और ये सारी जो वेबसाइट, सोशल मीडिया वेबसाइट हैं, ये जाने अनजाने इस चीज को कर रही हैं। तो यहाँ पर उनके पास ये अधिकार है, किसी व्यक्ति के पास, कि आई हैव द राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी ये जो मेरे पुराने पास्ट की चीजें हैं उनको हटाया जाए। तो यहाँ पर ये राइट टू फॉरगॉटन को पहचान दी गई है। ग्राउंड फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा, कि केवल अनुमति के साथ ही डाटा जो है इस्तेमाल, प्रोसेस किया जा सकता है। बस बहुत थोड़े से ऐसे वो हो सकते हैं, स्थितियां हो सकती हैं जिनमें डाटा बिना अनुमति के, बिना कंसेंट के प्रोसेस किया जा सकता है। जैसे कि यदि स्टेट को, सरकार को लोगों के जनरल बेनिफिट के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए जब आवश्यकता हो तो ऐसा किया जा सकता है। कानूनन कार्यवाही के दौरान ऐसा किया जा सकता है कि आपके पर्सनल डाटा को बिना आपकी अनुमति के यूज किया जाए। तीसरी स्थिति हो सकती है मेडिकल इमरजेंसी, कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान हमारे डाटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को भी पहचाना गया है कि वो कौन है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। तो वो बेसिकली ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में यूजर्स हैं और उनको जो लोकतंत्र बनाए रखने के लिए
कुछ उनकी बेसिक ऑब्लिगेशन होंगी, तो वो उनको फुलफिल करना आवश्यक होगा। और जो अनोनिमिटी है इसको जो है कम किए जाने का भी इसमें कोशिश है। डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी जो ये सब कदम उठाएगी। जो डाटा है, ट्रांसफर ऑफ डाटा आउटसाइड इंडिया, जो हम डाटा लोकलाइजेशन की बात है वो इसके अंदर कवर की गई है कि कुछ विशेष तरीके का डाटा बिना अनुमति के बाहर नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। जो क्रिटिकल पर्सनल डाटा है वो केवल भारत के अंदर ही प्रोसेस किया जा सकता है। और ये दो कैटेगरी के डाटा को यहाँ पर बनाया गया है। कुछ एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई हैं इसमें, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के लिए कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद किए जा सकते हैं, या कुछ ऐसे अपराध हो सकते हैं जिसमें इस तरीके के डाटा को मतलब जो ये जो कानून है इसके बियॉन्ड जाया जा सकता है। ये भी प्रावधान इस कानून के अंदर में दिया गया है। तो ये कुल मिला के हमारा डाटा प्राइवेसी की बात है, जिसके संबंध में बिल प्रस्तुत किया गया लोकसभा में। अभी वो पास नहीं हुआ है शायद। कुछ किसी को पता है उसकी स्थिति क्या है बिल की? नहीं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेंगे कि अभी हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल कहाँ पर है। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, संज्ञान है कि ऐसा कोई बिल अभी पास नहीं हुआ है। कि बिल पास होगा, मान लीजिए लोकसभा में है, फिर क्या होगा इसका? मेजोरिटी चाहिए सर लोकसभा के मेंबर्स की। फिर उसके बाद सर राज्यसभा के मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए। फिर ये चाहिए जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। फिर वहां पर अगर ये पास हो जाता है मेजोरिटी से, फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा ये। और जब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इसे अप्रूव कर देंगे, अनुमोदित कर देंगे। जब ये अनुमोदित कर देंगे तब ये बन जाएगा एक्ट, ठीक है। तो बिल के एक्ट बनने का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से है। अलग अलग तरीके के बिल होते हैं। उन बिल के कुछ सिंपल बिल हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैं। तो हर एक बिल की अपना एक प्रोसेस है, जिसे हम पॉलिटी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक कानून बनता है। तो 3D प्रिंटिंग, आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं? अभी तक हमने पॉलिटी और ज्योग्राफी यस सर पढ़ रहे हैं। दो विषय नहीं शुरू किए, तो आप लोग प्लीज इसको शुरू कर दीजिएगा। दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं, परंतु अपेक्षाकृत सरल है, ठीक है। मतलब पॉलिटी में समझने में अगर आप थोड़ा सा बेसिक ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ आएगा। और ज्योग्राफी ज्यादा फैक्चुअल है, तो आप इसको शुरू कर दीजिए। हम इसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की। 3D प्रिंटिंग क्या होती है? 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग। सर थ्री डी प्रिंटिंग के थ्रू ना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो इमेज का सिस्टम में इमेज डाली जाती है और उसको 3D प्रोजेक्टर के थ्रू ना उसे एक तरीके से बनाया जाता है। सिस्टम तो उसे प्रिंट कर रहा होता है, बट वो एक एक्चुअल रियल फॉर्म ले लेता है वो। कैसे? लाइक उसमें मैंने सर टीवी पे देखी थी, वो नेशनल जियोग्राफिक पे, उस पे 3D प्रिंटिंग मशीन होती है, उसमें ना एक का ऐसे हाथ क्रिएट किया था। और इसी से मतलब कोई भी आर्किटेक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक 3D प्रिंटिंग से आजकल हमारी बहुत सी चीजें बन रही हैं। और एलॉन मस्क ने भी वादा किया था कि जो 2025 में उसने मार्स पे सिटीज प्लान की हैं, उसमें 3D प्रिंटिंग के थ्रू ही वहां पे घर बनाए जाएंगे। ठीक। 3D प्रिंटिंग होता क्या है? पहले तो प्रिंटिंग को समझ के फिर 3D पर आएंगे।
प्रिंटिंग क्या होता है? नॉर्मल जो 2D प्रिंटिंग होता है, पेपर प्रिंटिंग होता है, वो क्या होता है? कंप्यूटर सिंपल से जो इनपुट कागज, देते सर हैं वो बाहर आउटपुट आ जाता है पेपर। कागज पे प्रिंट करना 2 डायमेंशन में। नहीं, इसमें करते क्या? सर सिस्टम स्कैन करता है और उसको फिर एक हार्ड पेपर पे प्रिंट कर देता है। स्कैन तो चलो इमेज हमारे पास है, तो प्रिंटिंग में होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है? जब हम प्रिंटिंग की बात करें तो प्रिंटिंग में क्या फंक्शन हो रहा है? एक कागज, एक वाइट पेपर हम इधर से डालते हैं, उधर से सारी चीजें लिखी हुई आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? सर वो किसी कंप्यूटर चीज इसको का ऐसे कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करता है। यस सर। कंप्यूटर को ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, हाँ प्रिंटर को देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से कि वो उसको प्रिंट करे। हाँ, नहीं वो ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दी। प्रिंटर क्या कर रहा है? मैं प्रोसेस के लेवल पे बात कर रहा हूँ। प्रोसेस में कंप्यूटर, प्रिंटर क्या करता है? सब प्रिंटर में ना एक ग्रीन लाइट निकलती है जो इमेज को स्कैन करता है, अगर हम हार्ड कॉपी उसको दे रहे हैं तो नहीं नहीं, ग्रीन लाइट उसको स्कैन करती है और उसके अकॉर्डिंगली वो सारा डाटा कैप्चर करके अपने में स्टोर कर लेती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट करती जाती है। अगर एक्चुअली में देखें ना प्रिंटिंग में होता क्या है, जब हम 2D प्रिंटिंग की भी बात करें तो 2D प्रिंटिंग में क्या होगा कि जब प्रिंटर को हमने कमांड दिया तो कंप्यूटर प्रिंटर को, ये लेफ्ट से ये पेपर है, ये A4 साइज का पेपर है, ये A4 साइज के पेपर में, ये प्लेन पेपर है, हम इसे प्रिंटिंग के लिए डाल रहे हैं। अब इसमें हम लेफ्ट से D वर्ड प्रिंट करना चाहते हैं, बड़ा सा हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा है, हम इसमें D को प्रिंट इस पर करना चाहते हैं। तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंटर क्या करेगा, जिस भी स्थान पर, क्योंकि हमने लेफ्ट राइट सेंटर उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा पेपर आएगा, आपको इतना मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ से इतनी एग्जैक्ट मिलीमीटर और उससे भी बारीक दूरी के अनुसार आपको उतनी दूरी के बाद इस जगह पर कुछ इंक यहाँ पर स्प्रे करनी है, इंक छोड़नी है। जैसे पहले वाले होते थे ना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो किड़किड़ किड़किड़ करते थे, उसमें ऐसी पिन होती थी, वो टिक 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 बहुत क्लोज स्पेसेस में वो जो है वो डाल देती थी, इंक डालती थी। बाद में वो टेक्नोलॉजी और फाइन होती गई, तो वो पर्टिकुलर स्थान पर जहाँ पर भी हम चाहते हैं वहाँ वो अपनी इंक को स्प्रे करेगा, इंक को डालता जाएगा, इंक छोड़ता जाएगा उस पर्टिकुलर स्थान पर। और धीरे धीरे ये जब वो हो जाएगा तो यहाँ पर ये डी हमें ऐसा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को हमने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आप इस जगह पर पेपर के इन पर्टिकुलर स्थानों पर इंक को डिपॉजिट कर दो। तो बेशक वो इंक हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि इंक बहुत कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में डाली जाती है, पर वो इंक जो होती है वो इंक उस पर छोड़ दी जाती है, जिसके द्वारा यहाँ पर इस कागज पर ये जो भी कुछ हमने लिखना है वो यहाँ पर दिखाई देने लगता है, और हमें दूसरी साइड से अब निकल के आता है तो प्रिंटेड होकर निकल आता है। तो ये हमारी नॉर्मल, तो बेसिकली हम इंक को पर्टिकुलर स्थान पर ऐड कर रहे हैं, है ना, जहां पर एक निश्चित स्थान पर बहुत बारीक, मतलब आपके प्रिंटर बहुत प्रिसाइज है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर वो इंक को डालते हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर, अगर मैं इनको फॉन्ट को तो भी चेंज कर दूं, वो फॉन्ट के हिसाब से अपनी प्रिंटिंग को भी चेंज कर लेता है। तो आज के समय में जो एक प्रिंटर्स हैं, वो प्रिंटर्स इंक को पर्टिकुलर स्थान पर जहां उसको दी जाती है, और अगर मल्टी कलर है तो जितने अलग अलग कलर्स हैं उनको वो उस स्थान पर ऐड कर देता है। ये काम हमारे प्रिंटर्स करते हैं। अब जो 3D प्रिंटर है वो इस काम को और एडवांस तरीके से करता है। वो क्या करता है, ये चीज अभी हमारी 2 डायमेंशनल में थी, वो इसी को क्या करेगा, लेट्स से ये हमारा प्लेटफॉर्म है, वो उसके ऊपर पर्टिकुलर जगहों पर कुछ चीज, जैसे मैं वर्टिकल 3D में डी बनाता हूँ, मुझे ऐसा डी बनाना है, वो वर्टिकल 3D स्पेस के अंदर में इंक को ऐड करना शुरू करेगा। पहले एक लेयर इंक की ऐड करेगा, फिर उसके बाद दूसरी लेयर
इंक नहीं होती, अब की बार जो चीज होती है वो इंक नहीं होती, अब की बार वो मटेरियल को डिपॉजिट, जैसे हम मान लेते हैं प्लास्टिक हमारे पास है, ठीक है, पॉलीमर हमारे पास है, तो उस पॉलीमर को यहाँ डिपॉजिट करें तो पहले एक लेयर, एक छोटी लेयर वो डिपॉजिट करेगा पॉलीमर की, फिर सेकंड राउंड में एक और लेयर करेगा, फिर एक और लेयर करेगा, जहां नहीं करना है वहां छोड़ देगा, जैसे यहाँ पर नहीं करना तो वहां छोड़ता जाएगा, ऐसे ऐसे करके उन पर्टिकुलर जगह पर जहां जहां उसे कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन दी है वहां वहां पर वो इस पॉलीमर को डिपॉजिट कर देगा, ऐड करते जाएगा और फाइनली हमें एक 3D शेप दिखाई देने लग जाएगी। ये पॉइंट समझ आया? 3D प्रिंटर यस सर। आप सभी ने 3D प्रिंटर देखा है? कोई ऐसा है जिसने 3D प्रिंटर ना देखा हो? यस सर, नेट जियो पे देखे, नेशनल ज्योग्राफिक पे। नहीं, जिन्होंने ना देखा हो, ये सवाल मेरा उनके लिए था, कोई ऐसा भी है जिसने ना देखा हो? सर मैंने नहीं देखा। देख। ये अपना एक 3D प्रिंटर हो, ये इसका 3D प्रिंटर है। ये इसका 3D प्रिंटर है, इसके ऊपर ये तो खैर इसने ऐसे ग्राफिक्स ऐड किया हुआ है। अब ये जैसे प्रिंटर को हम यूज करते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट किया इसने, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि हम अब ये देखिए ये प्रोसेस इसका शुरू हो गया। ये प्रोसेस में ये इसने जहां जहां रिक्वायर्ड थी वो प्रिंटर ने ये ऐड किया। इस प्रोसेस को दोबारा से हम देखते हैं क्या हुआ। देखिए ये इसने ऐड करना इस प्लेटफॉर्म पर, नीचे का प्लेटफॉर्म भी आगे पीछे चल रहा है और ये धीरे धीरे ये प्रिंटर जहां जहां जरूरत है वहां पर प्लास्टिक को ऐड करते जा रहा है, जिसके द्वारा ये प्रिंटिंग हो रही है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो किया जा रहा है, ये 3D प्रिंटर के द्वारा किया जा रहा है। तो ये हमारे 3D प्रिंटर होते हैं। आप चाहें तो इनको और डिटेल में देख सकते हैं क्लास के बाद, अगर आपको और ना समझ आया हो तो। इस बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये एक एडिटिव प्रोसेस है। 3D प्रिंटिंग को हम बोलते हैं एडिटिव प्रोसेस या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली हम वहां पर जहां पर पहले इंक डिपॉजिट की जा रही थी एक जगह पर पर्टिकुलर 2 डायमेंशनल में और पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेता था, यहाँ पर इंक को एब्जॉर्ब नहीं करता। इंक की जगह हम कुछ और मटेरियल, जैसे इस केस में हमने देखा प्लास्टिक यूज की गई थी। तो ये एडिटिव प्रोसेस है, जहां उसको लगता है कंप्यूटर जहां चाहता है उस पर्टिकुलर स्थान पर कुछ प्लास्टिक ऐड करते जाता है और धीरे धीरे ये प्लास्टिक ऐड करते करते जो भी स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं, जिसकी डिजाइन, जिसका 3D डिजाइन हमने कंप्यूटर को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसे वो रीड करके ये काम करता है। तो ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है जिसके अंदर सक्सेसिव लेयर ऑफ मटेरियल डिपॉजिट की जाती है। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी इजी और मतलब सस्ती होती जा रही है, इस्तेमाल में होती जा रही है। आने वाले समय में हो सकता है इसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है 3D प्रिंटर सर ऑर्गन्स बना देते हैं इससे। ये जो एक वन केस ऐसा है जिसे हार्ट बनाया गया है, ऑर्गन बनाया गया है। इजराइल ने ह्यूमन सेल को लेकर पहला एक हार्ट बनाया है। ये हार्ट फंक्शनल था नहीं था, इसकी
कोई जानकारी नहीं, पर हाँ ह्यूमन सेल को इस्तेमाल करके 3D प्रिंटिंग के द्वारा ये हार्ट बनाया गया। परंतु अगर हम यहाँ तक ना भी जाएं तो इसका एडवांटेज ये होगा कि हम कोई भी सामान, ऑटोमोबाइल सामान, प्लास्टिक का सामान, कोई भी चीज हम बनाना चाहते हैं और कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं। जैसे हमें मान लीजिए प्लास्टिक का कोई टॉय बनाना है, तो वो टॉय बनाने में कितना पैसा लगेगा? मान लीजिए आप अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं, तो उस इमेज को बनाने आप सोचे कि नहीं मेरा अपना स्कल्पचर बनना चाहिए, मैं अपनी मूर्ति खुद बनाऊंगा या बनवाऊंगा, तो कितना पैसा लगेगा इसमें? डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक यूज कर लेते हैं, साइज पे डिपेंड करेगा सर। टॉयज जो आते हैं छोटे छोटे वैसा बनवा लेते हैं, कितना पैसा लगेगा? प्लास्टिक का पॉलीमर भी लगेगा उसमें, तो वो पैसा उसमें होता है। ठीक है, मुझे इतना पॉलीमर है। कितने का टॉय आता है प्लास्टिक टॉय? मान लो उस टाइप का कितने का आता है? 100-200 रुपए का आता होगा। तो आप सोचेंगे चलो मैं अपना बनवा लेता हूँ, 200 रुपए में बन जाएगा प्लास्टिक। अभी तो नहीं बनेगा सर 3D प्रिंटिंग के थ्रू 200 रुपए। नहीं, मैं 3D प्रिंटिंग नहीं, मैं नॉर्मल प्रोसेस में पूछ रहा हूँ जिससे प्लास्टिक टॉयज बनते हैं। तो क्या 200 रुपए में हमारा प्लास्टिक का एक छोटा सा मुंह बन जाएगा? सर वैसे नहीं सर, अकेला तो नहीं बनाएगा, वो बन जाता है, वो ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। बल्कि में बनाते हैं तो सस्ता पड़ता है। हाँ, वो बल्क में तो बना देगा। आप कहोगे 10,000 पीस बना दो तो बना देगा 200 रुपए के रेट से, कोई दिक्कत नहीं। 200 गुणा 10,000 अगर आप उसे दोगे तो 10,000 का आप करोगे क्या? आपको तो एक ही चाहिए। अब पर वो सिंगल पीस नहीं बनाएगा, सिंगल पीस के ज्यादा पैसे लेगा। सिंगल पीस के कितने पैसे लेगा? हो सकता है 10 लाख रुपया ले, अगर आप इसी चीज को 10 लाख रुपए बनाए। क्योंकि इसकी प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट होती है पॉलीमर के अलावा, एक सबसे बड़ी कॉस्ट होती है इसकी डाई की। ठीक है, जिस डाई में ये बनते हैं इसीलिए वो 10,000 पीस बनाएगा, कम पीस नहीं बनाएगा। इसकी एक डाई होती है जो कि बहुत कॉस्टली होती है, मतलब जो इसकी डिजाइनिंग पर डिपेंड करती है, जैसे 5 लाख 10 लाख तक वो डाई हो, तो वो एक सीमित अमाउंट से कम नहीं लेगा, चाहे आप एक पीस बनवाओ। आप ज्यादा पीस बनवाओगे तो सस्ते कर देगा, क्योंकि उसकी तो एक ही डाई बनेगी, पर ये एक डाई उसकी महंगी होती है। तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, इन सारे प्रोसेसेस में हम एक एक आइटम नहीं बना सकते। पर आने वाले समय में ये 3D प्रिंटर अगर आप ले लें तो 3D प्रिंटर से आप अपनी अपनी खुद की स्टैचू बना सकते हैं, जिसकी कॉस्ट हो सकता है 1,000-2,000 रुपए हो, क्योंकि वो प्रिंटर बहुत महंगे नहीं थे। मैं देख रहा था 15-20 हजार रुपए में भी शायद आज के जमाने में वो प्रिंटर आ रहे हैं। 20,000 रुपए का एक प्रिंटर ले लो, उसमें लगाओ अपनी फोटो, बस बढ़िया अपनी स्टैचू निकल आएगी, घर में सजा सकते हो। तो खाली स्टैचू की बात नहीं है, हम भी और भी बहुत सारी इस्तेमाल की चीज, क्योंकि हमारी अपनी स्टैचू लगाने में हमें क्या इंटरेस्ट है, हम कोई नेता तो है नहीं, तो परंतु ये इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी और जगह पे कर सकते हैं जहां पर कम क्वांटिटी में ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नाम से प्रोसेस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एडिटिव प्रोसेस है, ऐड किया जा रहा है मटेरियल को सक्सेसिव लेयर में। ठीक, निरंतर रूप से एक मटेरियल को, एक सामान को बार बार ऐड किया जा रहा है और इसको कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। इसमें लाइट और कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को बनाया जाता है, जो कि अन्यथा जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, जिनको हम नॉर्मली नहीं बना सकते हैं, क्योंकि या तो वो बहुत मुश्किल होंगे या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे अगर हम जो डाई सर इन मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। जी सर, जो नेशनल ज्योग्राफिक पे एक दिन हम देख रहे थे तो उसमें था कि वो एक मम्मी का बस्ट बनाया था, तो ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन वही है क्या? हाँ, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो सकता है, वो बना सकते हैं। नॉर्मल डिजाइनिंग में क्या होगा, उसको डाई में सेट करना आसान नहीं होगा, परंतु इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस आपको वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसको दे दो, कंप्यूटर को पता है मुझे कहाँ मटेरियल डालना है, कहाँ मटेरियल नहीं डालना है, तो जहां उसको मटेरियल लगाना होगा वहां लगाता जाएगा, डिपॉजिट करता जाएगा और धीरे धीरे आपका डिजाइन बन जाएगा।
तो आप एक आइटम बनाना चाह रहे हो, 4 आइटम बनाना चाहते हो, बना सकते हो। जैसे आपको मान लो कहीं मॉडल्स दिखाने हैं, अपने कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में वहां बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। और कई कई मटेरियल, जैसे आज के समय में प्लास्टिक पर इसको इस्तेमाल इजीली किया जा सकता है, कुछ मेटल्स है, पर हर एक के प्रिंटर फिर अभी के समय में अलग अलग है कि आप किस मेटल को, किस मटेरियल को यूज कर रहे हैं, उसके प्रिंटर अलग अलग है। परंतु आज के समय में इनमें से कई सारे अवेलेबल हैं, प्लास्टिक वाले इजीली अवेलेबल हैं, जिनकी कॉस्ट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं। तो इनके मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे एरोस्पेस में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। जैसे मैंने बोला ना कि पहले अर्ली मॉडल डेवलप करने में इनका बड़ा योगदान हो सकता है। ये हमारी 3D प्रिंटिंग है जो आने वाले समय में जो है ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। फिर हम बात करते हैं बायोमेट्रिक की। बायोमेट्रिक क्या है? बायोमेट्रिक, इसके बारे में तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं। बायोमेट्रिक है हमारे जो फिजिकल, बिहेवियरल और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम अपने पहचान के लिए इस्तेमाल करें। वो क्या क्या हो सकते हैं हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जिनको इस्तेमाल करके हम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं? फिंगरप्रिंट हमारी और फिंगरप्रिंट, आइरिस, फेशियल रिकॉग्निशन, कॉर्निया का वो फिंगरप्रिंट, आइरिस, वेरी गुड, डीएनए, डीएनए, वेरी गुड, डीएनए, फेस भी किसी ने बोला था, फेस, ठीक है। और क्या चीज हो सकती है जिससे हम किसी आदमी को पहचान सकते हैं? वॉइस, ठीक है, हम वॉइस से किसी को पहचान सकते हैं कि जो भी बोल रहा है। आप जैसे मैं, मेरे सामने आप दिखाई नहीं दे रहे, परंतु मैं आपकी वॉइस से ही आपको आइडेंटिफाई कर लूंगा। कम से कम जिन स्टूडेंट्स को मैं रेगुलरली सुनते रहता हूँ उनको मैं आपकी वॉइस से आइडेंटिफाई, हो सकता है आप मेरे सामने कल खड़े होंगे, मैं नहीं पहचान पाऊंगा क्योंकि मैंने आपको कभी नहीं देखा है, परंतु बार बार आपकी वॉइस सुनी हुई है तो मैं आपको वॉइस से पहचानूंगा कि चाहिए वो बच्चा है। ऐसा मतलब आज के समय में हो रहा है कि हम बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब वो मिलते हैं तो पता चलता है अच्छा ये वो बच्चा है, अच्छा लगता है। तो ऐसे कई चीजें हो सकती हैं जिनसे हम किसी को, इसके अलावा बिहेवियरल और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे तो वॉकिंग। बॉडी मार्क भी आएगा? बॉडी पर कोई पहचान का निशान, हाँ आ सकता है, क्यों नहीं, कुछ भी आ सकता है जो हमारे शरीर पर डिस्टिंक्ट होना चाहिए। हमारे चलने का तरीका, हमारे हैंड राइटिंग या सिग्नेचर की, हर एक का लिखने का अपना एक तरीका है। इवन तो आप उसके कीबोर्ड स्ट्रोक से कौन कैसे टाइपिंग करता है, हम टाइपिंग से पहचान सकते हैं। हम 4 लोगों को टाइपिंग करने को देंगे कि भाई चलो इस पर टाइप करो, टाइप करने से हर एक आदमी अपने एक तरीके से टाइप करता है, अपनी उंगली से कहाँ प्रेशर कितना देना है, तो मशीन उसको बहुत फाइन तरीके से पहचान लेगी और उसी से बता देगी ये टाइप करने वाला आदमी कौन है। सिग्नेचर से पहचान सकता है, जब हम सिग्नेचर से तो हम पहले से पहचानते जाते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ की शेप से, पाम से, फिंगरप्रिंट जो हमारी उंगलियों के निशान है, वेन के पैटर्न, हमारे शरीर में वेन्स होती हैं जो ऊपर से नसें नजर आती हैं उनसे, फेस, आइरिस आपने बताया, रेटिना ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आइरिस और रेटिना एक ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के अंदर हैं और जिनको हम कोई आसानी से नहीं बदल सकते, तो आइरिस और रेटिना। इसके अलावा हमारा ब्लड ग्रुप, डीएनए और ब्लड, ये सब कुछ ऐसे आइटम हो सकते हैं जो बायोमेट्रिक यानी कि किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक। टाइपिंग सर, टाइपिंग से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मतलब जैसे टाइपिंग तो अगर हम कर रहे हैं तो वो तो जैसे अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं तो उसके की दिए उसमें जो सिस्टम रहते हैं उससे होता है, मतलब समझ नहीं पा रहे टाइपिंग से कैसे होगा। टाइपिंग से ऐसा होता है कि जब हम बटन कोई भी दबाते हैं, हर व्यक्ति उस बटन को दबाने के लिए एक पर्टिकुलर तरीका, जो उसे खुद भी नहीं पता चलेगा, परंतु वो एक खास तरीके से उस बटन को दबाएगा। कोई किसी बटन को बहुत तेजी से दबाता है, कभी कभी आप लोगों को देखो ना, बटन दबाने के सबके अपने अपने तरीके हैं। लड़कियां बहुत सॉफ्ट तरीके से बटन को दबाती हैं, कुछ लोग बहुत भारी तरीके से बटन को दबाते हैं, कोई बिल्कुल उसको कुचल डालने की कोशिश करते हैं,
कोई बिल्कुल टच करते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में भी वो कितनी तेजी से वो काम करते हैं, कितने धीरे धीरे करते हैं, वो अंतर है। तो हर एक की स्पीड, हर एक का एक वो पैटर्न है, बटन दबाने का जो पैटर्न है, वो बटन दबाने का पैटर्न हर एक का अपना अलग है। तो अगर उसको बहुत ध्यान से अध्ययन किया जाए कि कितना प्रेशर, कितनी स्पीड ये आदमी लगाता है, वो स्पीड वो प्रेशर उस आदमी का लगभग सेम ही रहेगा। वो जो तरीका है उसे अनकॉन्शियसली उसका एक विशेष तरीका है, और मशीन उसको डिफ्रेंशिएट कर सकती है दो लोगों के बीच में कि अच्छा ये वो वाला आदमी है, ये वो वाला आदमी है। तो हम अरे कीबोर्ड स्ट्रोक से भी हमारा कंप्यूटर हमें पहचान लेगा कि ये हमारा जो ओनर है वही है या कोई दूसरा व्यक्ति है। इसको भी इस्तेमाल सर ईयर से कैसे पहचानेंगे? ईयर से, कान से। कान में यस बहुत सर। सारी नसें होती हैं, कान में हमारे बहुत सारे ब्लड के पैटर्न है, उनसे भी पहचान, ईयर की शेप से पहचाना जा सकता है। ईयर के जो अंदर आपने पिन्ना, जो अंदर की साइड का ईयर है ना, इसकी भी अपनी एक पर्टिकुलर शेप होती है। वो हर एक के कान अलग अलग तरीके के होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक के कान अलग अलग होते हैं, उनसे भी पहचानेगा। तो आज के समय में हम आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे बायोमेट्रिक तरीके इस्तेमाल करते हैं, और बायोमेट्रिक को आज के समय में इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे देश में, जैसे बायोमेट्रिक सेफ्टी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें फेशियल बायोमेट्रिक डाटा, जो सी फेयर, जो समुद्र में जाने वाले लोग हैं, उनको एक बायोमेट्रिक सी फेयर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, BSID, ताकि हम जैसे मछुआरे लोग हैं जो समुद्र में जाते रहते हैं, जिनसे उनकी पहचान की जा सके अगर वो किसी कारण से ना मिल पा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके। इसके अलावा बायोमेट्रिक हमारे आधार कार्ड में भी इस्तेमाल हुआ है। अगली चीज जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये क्या होता है RFID? सर ये टेक्निक फास्टैग में यूज किया गया है। किसमें? फास्टैग। बहुत अच्छा, शाबाश। ये RFID एक तरीके की रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमारे जो फास्टैग, अगर हम फास्टैग के उदाहरण से को ही लें, तो रेडियो जो हमारा जो टैग है, जो RFID टैग हमारी एक गाड़ी में लगा रहेगा और एक स्कैनर लगा रहता है जहाँ फास्टैग्स हैं। तो ये गाड़ी में लगा हुआ टैग इस स्कैनर के जब बिल्कुल पास से होकर निकलता है तो इसको रीड कर लेता है। ये दोनों अपनी फ्रीक्वेंसी को एक्सचेंज कर लेते हैं, और इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिससे ये पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर टैग किस व्यक्ति का है। मान लीजिए हमने 10 करोड़ RFID टैग इशू किए हैं, 10 करोड़, तो 10 करोड़ RFID टैग अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। ये जो स्कैनर है इस फ्रीक्वेंसी को पहचान सकता है, वो जैसे ही उसको रीड करेगा वो पकड़ लेगा कि ये RFID टैग कौन से वाला है। तो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करके वो ये पता कर लेगा कि ये जो टैग है ये किस व्यक्ति को इशू किया गया था, और जिसको इशू किया गया था वो उसके खाते में से पैसा काट लेगा। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम फास्टैग, इसको और भी कई जगह यूज किया जाता है। इस RFID टेक्नोलॉजी को स्कूल्स में यूज किया जा रहा है कि बच्चे जो आई कार्ड्स हैं उनमें RFID टैग है कि आपका बच्चा कहाँ पहुंचा है, इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। शॉपिंग मॉल में जो हर सामान होता है, हर सामान जब आप मॉल में जाते हो तो उसके अंदर एक चीज लगी, उन्हें कैसे, मतलब इतना बड़ा शॉपिंग मॉल होता है, कुछ सामान रख के ले जाए, चोरी करके ले जाए, तो वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, आपने देखा कभी? सर यस सर, वो टैग लगा रहता है। वो एक सर वो अगर सर वो बार कोड होता है। नहीं, बार कोड तो होता है जो जिससे कि वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका आइटम कौन सा है। जब इस आप बार कोड में उनका वो प्राइस वगैरह ये सब होता है, वो स्कैन करते हैं और उसकी डिटेल एंड प्राइस सब कुछ आ जाता है। आ जाता है, वो एक अलग चीज हो गई। अभी अगर RFID की बात करें, अगर मान लो कोई आदमी उठा के सामान लेके चलता बने, और आजकल मॉल में बिल्कुल इतने बड़े बड़े गेट होते हैं, तो कैसे वो आदमी नहीं जा पाएगा? सर
सर सेंसर में टैग यूज करते हैं। हाँ सर, वो जो टैग यूज करते हैं उसमें भी शायद ये RFID, कुछ जगहों पर RFID टैग इस्तेमाल होता है। जो वो सेंसर होता है, जैसे ही वो टैग, क्योंकि उन कपड़ों में उस सामान के अंदर वो टैग लगा देते हैं, वो टैग जैसे ही उस जगह को क्रॉस करेगा, जो गेट्स होते हैं वहां पर स्कैनर लगे रहते हैं। तो अगर कोई आदमी उस टैग के साथ सामान को लेके जाने की कोशिश करेगा तो तुरंत वो बजर बज जाएगा और वो आदमी को पकड़ लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये RFID को जो मॉल के अंदर थेफ्ट को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको की जाती है। अगर आप कभी सामान लेंगे तो आप देखेंगे वो एक टैग होता है जिसको वो हटाते हैं, और उसे भी वो एक मशीन के द्वारा हटाते हैं। अगर मॉल पर जब आप पेमेंट करेंगे तो एक मशीन के द्वारा उस टैग को हटाया जाता है, तो वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में हमारी जो रेलवे है, रेलवे भी इस RFID टैग को इस्तेमाल कर रही है। क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि रेलवे के पास बहुत सा रोलिंग स्टॉक है। व्हाट इज रोलिंग स्टॉक इन रेलवेज? मूव कर रहा हो कोई प्रॉपर्टी, क्या होता है? कौन सी प्रॉपर्टी? जो मूव कर रही हो। हाँ, जो मूव कर रही है। जैसे रेलगाड़ी की संपत्ति क्या है? रेल की संपत्ति क्या क्या है? अगर कल रेलवे को रेलवे रिजर्वेशन में जो प्राइवेटाइज करते हैं, ट्रेन है सर। देखो, एक तो स्टेशन, जगह, लैंड, वो सब तो है ही जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी है। परंतु इसके अलावा रेलवे के पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो लगातार मूव करती रहती है। ठीक है, तो जैसे ट्रेन है, इंजन, वैगन्स हैं, जो उनकी डब्बे हैं, रेलगाड़ी के डब्बे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी मूविंग चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूव करती रहती है। हो सकता है वो रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे की का इंजन हो, वो घूमते घूमते साउथ में चला गया, साउथ से ईस्ट में चला गया, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। ठीक है, अब जो नॉर्थ वाला आदमी है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यार मेरा वो इंजन कहाँ चला गया, मेरा इंजन कहाँ है। ठीक है, उसे वो इंजन, पर वो इंजन एक जगह रह नहीं सकता, वो तो मूव करने वाली चीज है, उसे मूव करना ही चाहिए। तो ऐसे असेट को रेलवे अपना रोलिंग स्टॉक बोलता है। कुछ तो होता है जो फिक्स स्टॉक है, जो एक जगह पर ही रहता है, पर ऐसा भी स्टॉक है जो मूव करता है, और ऐसा बहुत सारा स्टॉक है रेलवे के पास जो मूव करता है, रोलिंग स्टॉक है। अब इस रोलिंग स्टॉक की लोकेशन को कैसे पता किया जाए कि कहाँ पर मौजूद है? मुझे, मेरे पास मान लीजिए नॉर्दर्न रेलवे के आप इंचार्ज हो, और उस नॉर्दर्न रेलवे के पास 100 इंजन है। अब आपको अपने 100 इंजन पता करना, भाई मेरे 100 इंजन कहाँ पर है, कैसे पता करो? रेलवे का 60,000 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक है, भारत भर में नेटवर्क बना हुआ है। कैसे पता चलेगा कि मेरे 100 इंजन कहाँ है, 100 डब्बे मेरे कहाँ है? मेरे 10,000 डब्बे हैं, 100 इंजन है, तो मुझे वो पता करने कहाँ पर है। आप मान लीजिए उस जोन के इंचार्ज है, तो फिर कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे? ये सब वही रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। उसके लिए रेलवे आने वाले समय में अपना एक मैकेनिकल तरीका है, और उससे प्रिसाइजली कई चीजें नहीं पता चल सकती। तो उसी के लिए रेलवे अपने लिए क्या यूज कर रहा है कि हम RFID के द्वारा सभी जितने ये रोलिंग स्टॉक, डब्बे और इंजन है, इनमें ये RFID लगाएंगे। ये RFID जहां भी जाएंगे, हम वो अपने आप उनकी लोकेशन हमारे सिस्टम में अपडेट होती जाएगी। तो आपने वो एक ऐप भी बताया था, उसके थ्रू हम करंट लोकेशन देखते हैं ट्रेन की। हाँ, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल करते ही होंगे निश्चित, कि ट्रेन कहाँ घूम रही है वो भी उससे पता चल जाएगा कि हमारी ट्रेन कहाँ है। तो ये इसका इस्तेमाल करके हम अपने रोलिंग स्टॉक और ट्रेन को फॉलो कर सकते हैं। इवन आज के समय में हमारे डिपार्टमेंट में, कस्टम्स में, और जो हाईवेज हैं, जो ये बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, आपने कंटेनर्स देखे हैं जो बहुत बड़े बड़े कंटेनर ट्रक के ऊपर लगे रहते हैं? यस सर। ठीक है, ये जो कंटेनर्स होते हैं उनको भी ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। ये कंटेनर होते किसके हैं?
सर वो कच्चे वो तेल वगैरह ये सब। नहीं ना, जो कंटेनर जो ट्रक पे नहीं एक लगे रहते, बहुत बड़ा बड़ा एक ट्रक होता है, बहुत बड़ा वाला ट्रक या होता सर उसमें ये उसमें उसमें गुड्स तेल रहता है उल सर, है, जैसे उसके बाइक अंदर वाइक सामान वगैरह। रखा जाता है। पर वो मो- कंटेनर किसका होता है? उसके वो सर अंदर शिप सामान का होता है। किसका होगा? है कुछ शिपिंग लाइंस होती हैं, कुछ कंपनियां होती हैं जो इसका बिजनेस करती हैं, और इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो, यहाँ की भी नहीं है, विदेशों की कंपनियां, मर्क्स नाम से, MERS के मर्क्स, हमारे देश की तो शायद कोई है भी नहीं ऐसी कंपनी, सारी बाहर की कंपनियां हैं, उनके ये कंटेनर्स हैं, जो लोहे के जो बॉडी है उसके अंदर सामान किसी और का होगा, तो उसका किराया लेते हैं ये कंटेनर का, इस कंटेनर के किराए को से वो कमाई करते हैं। तो ये जो कंटेनर होते हैं, अब कौन सा कंटेनर, एक कंपनी के 50,000 कंटेनर या 1 लाख कंटेनर है, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, कैसे ट्रैक करेगा? तो उसके लिए वो ये RFID टेक्नोलॉजी, भारत सरकार भी इसको लिए इस्तेमाल करे कि कोई भी कंटेनर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये कंटेनर कहीं कहीं जाके डंप हो जाते हैं, कहीं पड़े हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कंटेनर कहाँ पर है। तो कभी अभी जैसे पीछे के समय में ये अभी पिछले 1 साल में जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, इस समय बहुत सारा जो इम्पोर्टेड सामान है, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, और जो शिपिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हम लोगों को ये शिपिंग की कॉस्ट पर भी पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये कॉस्ट बढ़ने का एक बड़ा कारण ये है कंटेनर की शॉर्टेज। कंटेनर कहीं पड़े हुए हैं और लोगों को कोई पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है, तो उनको ट्रैक करने के लिए भी RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हमारी RFID टेक्नोलॉजी होती है जिसके बहुत सारे अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। एक और ये चीज है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये क्या है? सर वो किसी रेंज के अंदर ही नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। हाँ, ये रेंज मतलब बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंसेस में हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनको शॉर्ट डिस्टेंसेस में इस वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा वो अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका एक पर्टिकुलर सिंबल है, आजकल ये फोनों में भी आता है, NFC, ठीक है। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो कुछ फोन आपस में एक दूसरे के नजदीक नजदीक रख के हम उनका डाटा हाई स्पीड पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जो ये RFID और नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, ये 2.45 गीगाहर्ट्ज पर, इस फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ज्यादातर टैग पैसिव होते हैं, पैसिव डिवाइस होते हैं, वो अपने से कोई सिग्नल नहीं देंगे, उनके अंदर एक एंटीना और माइक्रोचिप होता है। जो NFC डिवाइस होती है, वो NFC डिवाइस उनकी लोकेशन को रीड करती है, और जो भी डिवाइस अगर 100 मीटर के अंदर में आ जाएगा, अगर फास्टर कनेक्शन है तो 100 मीटर के अंदर रीड कर लेगा, स्लो कनेक्शन है तो 40 मीटर के अंदर वो इंडोर में कनेक्ट कर सकता है। तो RFID टैग इस तरीके से, एक तरीके से वो कर सकता है। अच्छा, RFID टैग में 1 वे कम्युनिकेशन है, ये ध्यान रखना है कि इसमें 1 वे कम्युनिकेशन है, जैसे ब्लूटूथ में हमारा 2 वे कम्युनिकेशन है। ये दोनों में अंतर। तो कम्युनिकेशन 3 टाइप के होते हैं ना? कम्युनिकेशन 3 टाइप के कौन कौन से? सर एक मतलब कंप्यूटिंग लाइन में 3 होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में ये होता है जैसे कि हम ये वॉकी टॉकी यूज कर, सॉरी वॉकी टॉकी नहीं, सिर्फ एक तरफ से हम उसमें बात कर सकते हैं। जैसे ये टेलीविजन होता है, सिर्फ हमें वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है पर हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। और हाफ डुप्लेक्स में ये होता है लाइक वॉकी टॉकी, उसमें दोनों तरफ बात कर सकते हैं, बट एक को पहले अपनी बात कंप्लीट करनी होती है, फिर जाके कोई दूसरा बोलता है। एंड फिर आता है हमारा फुल डुप्लेक्स, जैसे हम आज के लिए मोबाइल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जिसमें मतलब
ओवरलैप भी कर जाती है हमारी आवाजें, तो एक साथ दोनों का कम्युनिकेशन चलता रहता है। बस ठीक। तो ये 3 तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। क्या था? सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, ठीक, वेरी गुड। तो ये हमारा, जैसे आपको बताया आप लोगों ने, तो RFID टेक्नोलॉजी हमारे फास्टैग का जो शुरू हुआ उसके अंदर भी NHAI द्वारा, नेशनल हाईवे एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसे कुछ छोड़ देते हैं। ये ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स, 2 मिनट के लिए इस पर बात कर लेते हैं। ये ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स है, हम ब्रॉडबैंड के लिए कितने तैयार है, हमारा देश कितना तैयार है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ये मैंने पहली बार ही पढ़ा, IQER, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ये लोग मिलकर इन्होंने एक MOU साइन किया है। तो ये ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ब्रॉडबैंड रेडीनेस, कि हम ब्रॉडबैंड रेडी कितने हैं, हमारे देश, हमारे जो अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरी कितने तैयार हैं, जिसको कि हम नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल करेंगे। ये टैक्स सागर, ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिस के द्वारा ये टैक्स सागर इस्तेमाल किया गया है, जिसको साइबर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उद्देश्य हमारा डाटा प्रोटेक्शन है कि हमारे डाटा प्रोटेक्शन को वो ना किया जाए, इस्तेमाल डाटा को गलत चीज के लिए इस्तेमाल ना हो और उसका प्रोटेक्शन हो। वाईफाई कॉलिंग, ठीक है, आज के समय में जो फोन आ रहे हैं, हम लोग जो नॉर्मल फोन जो यूज कर रहे हैं, वो भी जो है वॉइस ओवर वाईफाई, ठीक है। 2 तरीके से आजकल हम कॉलिंग कर रहे हैं। एक होता था वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोनिंग, वॉइस, तो उसी का ये एक बदला स्वरूप है जिसमें वॉइस ओवर वाईफाई है। इसके द्वारा हम हाई डेफिनेशन वॉइस कॉल्स को कर सकते हैं। इसके द्वारा शॉर्टर कॉल कनेक्शन होता है और कॉल क्वालिटी बेहतर होती है। जो वोल्टे टेक्नोलॉजी थी, इससे वोल्टे टेक्नोलॉजी कौन यूज करता है? सर मोबाइल में जो नेटवर्क अलग अलग कंपनियां अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, आगे में ध्यान रखना। वोल्ट कौन यूज कर रहा है अभी, जो कॉमन यूज कर रहा है? जियो सर, जियो या सर जियो। अगर जियो के सिम को आप कुछ पुराने मॉडल्स में डालोगे मोबाइल के, तो काम नहीं करेगी। यस सर। सब में नहीं करेगी। पुराने टाइप के फोन में अगर मैं डालूंगा ना जियो की सिम, वो काम नहीं करेगी क्योंकि वो वोल्ट एनेबल्ड नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी जियो यूज करती है। ये जो वाईफाई वाली, वो वाईफाई आजकल अगर आप एयरटेल वाले या शायद वोडाफोन ने भी इसको यूज किया है, वो हाई डेफिनेशन कॉल की बात करते हैं थ्रू वाईफाई। तो ये जो है वो वाईफाई कॉल्स है। तो इन नेटवर्क को यूज करके आज के समय में कॉलिंग अलग अलग टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रही है। इसी तरीके से व्हाट्सएप ने भी वॉइप कॉलिंग, वॉइप, जितनी आजकल वॉइस कॉल अलग अलग प्लेटफॉर्म से की जा रही है, शायद फेसबुक से भी कॉल कर सकते हैं, तो ये जो कॉलिंग है ये भी वॉइप के थ्रू ही होती है। अगले हम वाईफाई 6 की बात कर लेते हैं। वाईफाई जो है, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फाइडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। तो फिडेलिटी, तो वायरलेस फिडेलिटी ये एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के भी एडवांस वर्जन आते रहते हैं। तो अभी इसका जो वाईफाई 6 वर्जन इस वायरलेस टेक्नोलॉजी का आया है, जो है AX वाईफाई, या ये वाली कॉन्फ़िगरेशन याद करनी पड़ेगी आपको, 802.11 AX, यहाँ ध्यान रखिएगा।
अभी यहाँ पर ये वाली है 802.11 AC वाईफाई, अभी ये यहाँ C है, यहाँ X है, तो अभी ये वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, तो इससे वाईफाई की स्पीड और ज़्यादा अच्छी और वायरलेस कनेक्ट हो सकते हैं। WLAN, इट इज वायरलेस लैन को हम WLAN बोलते हैं और उसका ये कोड है 802.11। दिस इज द टेक्निकल कोड प्रोटोकॉल फॉर वायरलेस टेक्नोलॉजी WLAN। अच्छा, एक ये है लाईफाई, सुना है कभी लाईफाई? यस सर, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था लाईफाई से। अच्छा, आया था, ओके गुड। क्या होता है लाईफाई? सर ये लाइट के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना? लाइट के थ्रू, जहां पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, उनकी बजाय हम लाइट को यूज करेंगे, तो वो बन जाएगा लाईफाई। तो दैट इज कॉल्ड लाईफाई इंस्टेड ऑफ वाईफाई। इसके आगे डार्क फाइबर, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑप्टिकल फाइबर है, जिससे कि हम अपनी बैंडविड्थ को बढ़ा सकते हैं। इस डार्क फाइबर को लगाकर जो कंपनियां अपने नेटवर्क को और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं, तो उसको इस एक्स्ट्रा ऑप्टिकल फाइबर को डार्क फाइबर कंपनियां बोलती हैं। डीप फेक, ये डीप फेक टर्म मैंने पहले भी यूज किया था शायद। व्हाट इज डीप फेक? सर डीप फेक एक इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। करेगा क्या? इसके थ्रू हम किसी की कॉपी कर सकते हैं, जैसे आवाज हो गया या इस तरह की एक्टिविटीज को कॉपी कर सकते हैं। वो तो अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, नहीं एग्जैक्टली कर सकते हैं सर। इससे लेकिन सर फेक रहेगा वो। फेक रहता है। कभी कभी तो ये होता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर अनाउंस भी नहीं किया है, उसका फेस और वो इसकी वॉइस टीवी पे आ रही है और चाहे सोशल मीडिया पे कि हाँ इन्होंने ये चीज अनाउंस कर दिया है, और उसको लोग मान लेते हैं। ये बात ठीक। और सर रिसेंटली जो फेस ऐप आया था उसमें भी ये डार्क फेक था, डीप फेक, सॉरी। क्या था ये मेरे को नहीं पता, फिर मैं डीप फेक के बारे में कितना सर उसमें फेस को एक ओल्ड फेस दिखा देता था सर, उनका ओरिजिनल फेस से अलग बिल्कुल वो। अच्छा हाँ यस सर। अच्छा, वो मेरे को नहीं पता। क्या नाम है? फेस ऐप सर, वो बैन भी हो गया था। अच्छा, बैन भी हो गया। यस सर, वो उसमें लोग ये देखते थे जो 50 साल बाद या इतना साल बाद, हम अभी नौजवान है तो यूथ है, उसके बाद हम कैसे दिखेंगे, तो उसमें थोड़ा ओल्ड टाइप का वो दिखा देता था, ओरिजिनल फोटो से बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा, ये डीप फेक ऐप है, ये डीप फेक ऐप क्या करता है, जैसे इन्होंने बताया, वो बेसिकली नंबर 1 की फेक बनाना है हमें, कोई चीज फेक बनाने हैं। तो जैसे फेक बनाने के लिए क्या चीज की जाती थी, अगर पुराने थोड़े से पीछे के समय में जाओ कि भाई किसी का चेहरा है, कोई वहां पर है बैठा हुआ, उसका चेहरा काट दिया, फोटोशॉप में गए, फोटोशॉप में उसका चेहरा काटा, जिसका फेक फोटो लगाना है उसका फोटो लगा दिया, तो इससे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति वो काम कर रहा है। मान लो कोई, जैसे बहुत सारे जितने मीम्स और ये सब आते रहते हैं व्हाट्सएप पर घूमते रहते हैं, उनमें बहुत सारी जगह पे वो फोटो काट काट के लगा देते हैं। कई में बहुत बुरी तरीके से फोटोशॉप किया जाता है, कई में बहुत अच्छे तरीके से भी किया जाता है, कि अगर आप बहुत थोड़ा ध्यान से देखोगे तभी पता चल सकता है कि अरे ये तो फेक है। ठीक है, मतलब कोई किसी आदमी को किसी ऐसी चीज में डाल दिया जो ठीक है, थोड़ी हमें अटपटी लग सकती है, तो वो उसको हम देखेंगे तो ये पता चलेगा अरे ये तो फेक है। परंतु जब आप उसे ध्यान से देखते हो तो पता चलता है कि नहीं, वो फेक है, ओरिजिनल नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि वहां पर वो फोटोशॉप करने के निशान दिख जाते हैं जब उसे बहुत फाइन करके देखते हैं। परंतु आने वाले इवन ये चीज वीडियोज में भी की जा सकती है, ठीक है, ना केवल फोटोज में बल्कि ये वीडियो में भी की जा सकती है, कि वीडियो में उसका फेस चेंज कर दिया गया, ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं।
परंतु आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं हम जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, एक बराक ओबामा का वीडियो मैंने देखा था जो उसने अनाउंस किया भी नहीं, वो इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया। तो उसके लिए क्या करा गया कि बराक ओबामा की जो अलग अलग फोटोज हैं या वॉइस है, अलग अलग जो वॉइस है, उसने कहीं पर कोई शब्द इस्तेमाल किया, कभी कोई शब्द इस्तेमाल किया, कोई शब्द इस्तेमाल किया, तो उनमें से वो शब्दों को, पर्टिकुलर वर्ड्स को कट करके, स्निप करके एक जगह पर लगा दिया। ठीक है, जैसे हम एक मतलब अब ऐसी पब्लिक उनके तो बहुत सारे ऑडियो वीडियो उसमें है, तो उनमें से काट काट कर आपको जो बात आप कहलवाना चाहते हो वो कहलवाने के लिए उन शब्दों को चुना गया और उनसे वो बना दिया गया। और वो डीप फेक वीडियो इतना ओरिजिनल लगता है क्योंकि वो वॉइस भी उसकी है, वो फोटो भी उसकी है जो कि अनएडिटेड है। तो उस तरीके से ये जो बनाया गया वो डीप फेक है। तो आज के समय में ये डीप फेक इस तरीके की फैब्रिकेटेड इमेजेस, साउंड और वीडियो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर डीप फेक के बाद है पेगासस। पेगासस की कहानी आप हम सबको पता होगी कि एक ऐसा मोबाइल स्पाईवेयर है, एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया, जिसमें किसी भी डिवाइस पर, किसी भी एंड्रॉयड, आईओएस फोन पे, एप्पल के फोन पर अपना एक स्पेशल लिंक बनाकर किसी भी तरीके की उसकी हैकिंग करना इस डिवाइस के द्वारा संभव है। इसके अलावा विवाद भी चल रहा है सर सुप्रीम कोर्ट ये तो इंटरनेशनल विवाद बन गया अभी। इंटरनेशनली काफी सारे देशों ने इसके प्रति वो दर्ज की है, अभी शायद इसको बंद इसके कारण बहुत सारे लीडर इसके शिकार हुए थे। बहुत सर सारे। एनएसओ ग्रुप क्या है? एनएसओ ग्रुप उस कंपनी का नाम है जिसमें बनाया। ठीक है, तो एक ये है स्ट्रैंड हॉग जी, एक मेलवेयर है जो कि जेन्युइन एप्लीकेशन जैसा लगता है, और हमारी होम मिनिस्ट्री ने इसके बारे में वार्निंग दी थी कि इसको यूज ना किया जाए, मतलब इससे बचा जाए। एक ये नियॉन है जो कि कंप्यूटेशनली क्रिएटेड वर्चुअल बीइंग है, ठीक है, जो लगभग रियल ह्यूमन बीइंग जैसा देखता है। उसके अंदर इमोशंस भी हैं, इंटेलिजेंस भी है, इसलिए इसका नाम दिया गया है नियॉन। जीनोबॉट, ठीक है, जीनोबॉट ऐसे जो है वो है रोबोट्स हैं, ठीक, जो कि सेल्फ हीलिंग रोबोट्स हैं। ये इतने छोटे हो सकते हैं कि इंसान की बॉडी में एंटर कर सकते हैं और ऐसे ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस को ये कर सकते हैं जो इंसान के द्वारा किए जाना संभव नहीं है। जैसे कि हमारे हार्ट में जो है कभी कभी नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो उन ब्लॉकेज को पेसमेकर लगाते हैं ना, हाँ, जो एंजियोप्लास्टी की जाती है पर बाद में वो खराब हो जाती है, तो उनको भी रिमूव करने के लिए ऐसे जीनोबॉट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ये सेरेबेरा वेफर स्केल इंजन है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोसेसर है। इसमें 1.2 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं और 11 गीगाबाइट की मेमोरी है। तो मतलब नॉर्मली हमारे पीसी के प्रोसेसर में 2 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसमें 1.2 ट्रिलियन, मतलब लगभग 1000 गुना के आसपास ज्यादा इसमें वो है ट्रांजिस्टर्स है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वो है प्रोसेसर। अजीत माइक्रो प्रोसेसर है, जो ये भारत के अंदर में बनाया गया इंडिजिनियसली डिजाइन माइक्रो प्रोसेसर एजिट, ठीक है, मीडियम साइज का है। और इसके अलावा केरला ने अपना एक रोबोकॉप बनाया है जो इसका नाम है केपी बोट, ठीक, जिससे कि ये पुलिस की कुछ कुछ ड्यूटीज को परफॉर्म करने में के काम करेगा, विजिटर्स को रिसीव करेगा और उनको ये बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, तो कुछ कुछ ऐसे फंक्शन ये कर देगा। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोटे मोटे तौर पर है। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल होगा तो आप मुझे पूछिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है, हम उससे आगे कर सकते हैं। आगे हम डिफेंस टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, अगला चैप्टर।
विषय इसका हम कुछ हिस्सा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इस अब थोड़ा सा आगे वाले हिस्सों को हम थोड़ा रश थ्रू करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमें और भी चीजें जैसे पॉलिटी हमें करना है, ज्योग्राफी हमारा करना बाकी रह गया है, तो उनको करने के लिए हमारे फिर टाइम थोड़ा सा कम रह जाएगा। तो डिफेंस टेक्नोलॉजीज में हमने पहले भी इनकी बात की थी। आज की क्लास हम 9:45 के आसपास या 9:50 तक खत्म कर देंगे, ठीक है? सर आप क्या इकोलॉजी की क्लास लेंगे? देखो, कोशिश तो सारी क्लास लेने की होगी, ज्योग्राफी के साथ ही इकोलॉजी। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि मैं ज्योग्राफी और इकोलॉजी में मैं ठीक हूँ, ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी ना मैंने कभी पढ़ा है, जनरल तरीके से पढ़ा है, बट आई डोंट हैव अ एक्सपर्टीज इन दैट सब्जेक्ट कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसे पढ़ा सकूंगा। ये बेसिक कोई आपकी समस्या होगी, इसे मैं सुलझा सकता हूँ, बट ज्योग्राफी में मैं उतने अपने आप को एप्ट नहीं पाता हूँ। तो मैं ज्योग्राफी के लिए किसी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ज्योग्राफी पढ़ा दे आपको। इकोलॉजी आपको मैं मोटा मोटा आपको पढ़ा सकता हूँ, जितनी हमारी बेसिक लेवल पे इकोलॉजी आती है, एनवायरमेंट इकोलॉजी, वो मैं पढ़ा सकता हूँ आपको। इसके अलावा पॉलिटी वैसे मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, बट इस टाइम अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, तो मेरे दिमाग में उसके लिए मुझे खुद मेहनत। इकोलॉजी इम्पोर्टेंट रोल करता है, वो मुझे लगता है। हाँ, इकोलॉजी के बाद हम इकोलॉजी ही ले सकते हैं, वो ठीक बात है। ज्योग्राफी को, क्योंकि ज्योग्राफी नहीं शायद कंफर्टेबल हो पाऊंगा, बाकी इकोलॉजी के तो मैं ले लूंगा, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। इकोलॉजी के अलावा पॉलिटी में ले लूंगा। पॉलिटी मेरा, जब मैं तैयारी कर रहा था, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद पॉलिटी। अभी के समय में मुझे रिवाइज करना होगा, क्योंकि मैंने काफी समय से रिवाइज नहीं किया है, तो और उसमें आप लोगों की जानकारी मुझसे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, तो कोई बात नहीं, इतना आप लोग भी एडजस्ट करिएगा, मैं भी करूंगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा हार्ड वर्क कर लूंगा। तो इकोलॉजी इसके बाद आपको हम जो है शुरू कर देंगे। मैं आपका सजेशन इसे बाई करता हूँ, हम क्लास खत्म करके ये जैसा साइंस टेक्नोलॉजी होता है, इसके बाद हम इकोलॉजी शुरू करेंगे। ओके सर, ठीक है, चलो। तो अभी हम अपनी डिफेंस, अच्छा मैंने आप लोगों को काम दिया था, उसका क्या हुआ? संडे को देंगे सर उसको। संडे को तो कल आपको तो प्रेजेंट करना है, कल आपको 8 बजे प्रेजेंट करना है, बताना है सबको कि कहाँ कहाँ की क्या क्या पिक्चर निकली। तो ये सशक्तिकरण संवाद में करना है, सशक्तिकरण संवाद में करना है ना? एग्जैक्टली, हाँ तो हो जाएगा। हो जाएगा। आपकी बाकी लोगों से बात हो रही है? मैंने बाकी लोगों को सेंड कर दिया है। नहीं, उन्होंने कर लिया, सेंड करना एक बार उन्होंने किया। ठीक है, आज हम एक बार फॉलो करके मुझे कुछ एक बार भेज दो, या बता दो कि सर हमने ये कर लिया, भेज दो, ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव देखो ये है, मैं आप लोगों को दोबारा से बताऊं कि हम सशक्तिकरण संवाद में या क्लास में कुछ बात करते हैं कि हम में नैतिकता, हम में कुछ अच्छे आदर्श होने चाहिए, हम इस बात को हमेशा दोहराते रहते हैं, ठीक है। या हम ये कहते हैं कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम ये कहते हैं कि नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए, पर अगर नैतिकता होती है या नैतिकता नहीं होती, या हिंसा होती है और हिंसा नहीं होती, उससे कोई एडवांटेज भी है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लोगों को लगता है कि हिंसा करने में क्या बुराई है, ठीक है, जहां मेरे को फायदा है, मैं किसी को पीट दूं, मार दूं, तो क्या दिक्कत है, मेरे को तो उसमें फायदा है, व्यक्तिगत रूप से उसे वो अपने फायदे के हिसाब से देखता है। ऐसे ही नैतिकता है, नैतिकता एक ऐसी चीज है जो सुपरफिशियली हमें ऐसे लगता है कि ठीक है, हाँ अच्छी चीज है, परंतु अगर इस नैतिकता से मेरे को नुकसान हो रहा हो तो मैं क्यों उसको अपनाऊं। हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि क्या कोई देश अगर ज्यादा नैतिकता को क्या पालन करता है तो क्या वो आर्थिक रूप से बेहतर हो पाता है। हम एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल को इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट से एक लार्जर फ्रेमवर्क में ले जाना चाह रहे हैं, तो वो काम आपको वहां पर दिखाना है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो आप बात कर लेना, और बाकी सभी लोग, चंद्रा, आप और एक और साथी जयंत, ठीक है। अगर किसी को समस्या हो तो मुझे तुरंत सूचित कर देना कि नहीं ये नहीं हो पाया है, आप ताकि उसको किया जाए, ठीक है। और कल तीनों आप लोग उपस्थित रहना, आप ही के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाए।
ओके सर। ठीक है, आप ही तीनों लोग इसके ऊपर मतलब अपनी जो भी आपका रिसर्च है वो आप ही लोग प्रेजेंट करोगे, बताओगे कि हमने ये समझा, ये जाना, हमें ये मिला फैक्चुअली। ठीक है, ओके। अब हम अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं, क्योंकि साइंस का बहुत बड़ा रोल है डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो अस्त्र मिसाइल जो है, अस्त्र मिसाइल का डीआरडीओ हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो हमारे लिए ये जितने हमारे मिसाइल्स वगैरह है इनको डेवलपमेंट करने में बहुत विशेष भूमिका निभाता है। तो ये जो एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल मतलब क्या हुई? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। हवाई जहाज शायद इसको यूज करते होंगे, जो फाइटर पायलट्स हैं। सर वो एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ, मतलब जैसे हम हवा से किसी भी जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, चाहे तो जहाज हो या रॉकेट हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है ये अस्त्रा मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। इस अस्त्र मिसाइल फाइटर प्लेन में यूज होता है। हाँ, फाइटर प्लेन, वेरी करेक्ट। वीबी राम जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है इसके अंदर में, और इसको सुखोई 30 के द्वारा इससे इंटीग्रेट किया है। इसके अलावा ये मिराज, मिग 29 और तेजस पर भी इस्तेमाल किया जाएगा अस्त्रा। सर हेलो। हाँ बोलते। क्या हमारे देश में अभी ऐसा मतलब सिस्टम है कि रात को अगर कोई मिसाइल हमारे देश में एंट्री कर रही है हमले के पर्पज से, या कोई प्लेन एंट्री कर रही है तो हम मार गिराएं ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली नहीं, वो मतलब अभी कुछ उसका प्रिलिमिनरी वर्जन काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली नहीं है। अलर्ट तो हो जाता है कि कोई जो है सर उसका इंफॉर्मेशन आ जाता है, सर इंफॉर्मेशन आ जाता है। ऑटोमेटिक तो वो रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इसमें आएगा। ठीक है, तो जब आएगा तब इस सवाल को एक बार चर्चा में ले लेंगे। ओके ओके। क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हो ना, जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो एयर डिफेंस सिस्टम कहलाता है। कि कोई भी मिसाइल आपकी तरफ अगर आगे बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट कर देगा। तो ये अस्त्र मिसाइल बनाने से हम ऐसे कुछ देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, यूके, जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, उनके साथ हम उस लीग में ऐड हो गए हैं। इसकी जो स्पीड है वो 4.5 मैक है। ये यहाँ मैं थोड़ी देर रुकना चाहूंगा, क्योंकि ये बाकी चीजें चेंज हो जाती हैं, ये चीज नहीं चेंज होती। व्हाट इज द 1 मैक? 1 मैक जो फाइटर पायलट्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, उन्हें मैक में नापते हैं वो अपनी स्पीड को। 1 मैक, 2 मैक, इतना मैक। व्हाट इज द मैक? 1 मैक इज द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड? सर 1234.8 किलोमीटर पर आवर। 1234.8 1234.8 किलोमीटर पर आवर होता है। अच्छा, ये मुझे मतलब मेरे को खैर मीटर्स वाली याद है। 330 होती है, 32 होती है, अलग अलग उसमें बदल जाती है, तो लगभग हम 330 को मान लेते हैं। 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है हमारी साउंड की। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करें तो लगभग इतना ही नंबर मेरी समझ से आएगा। 1200 आएगा क्या? क्यों चेक करना जरा इस नंबर को। 330 मीटर सेकंड पर सेकंड को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप इससे मीटर हजार से छोटा हो जाएगा, 3600 3.6 से मल्टीप्लाई कर देते सीधा सीधा, कितना नंबर आ रहा है, उतनी स्पीड आएगी। 330 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी किलोमीटर पर आवर में। सही बता रहा हूँ? 345 ना होता है सर? ये 345 नहीं होता, 332 होता है। अलग अलग मीडियम में थोड़ा चेंज हो जाता है। 332 330 की रेंज में ही होता है, ये बात पक्का है। साउंड की स्पीड कितनी होती है? अरे यार, तुम लोग तो मेरे से बहुत बाद में पढ़ाई किए हो, तुम लोग को पता होना चाहिए ज्यादा।
मेरे को तो बहुत साल पहले का। 8 मीटर पर सेकंड। कितना? सॉरी, वो तो लाइट की होती है ना, वो लाइट की होती है, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ। क्या यार तुम लोग 343 343 मीटर पर सेकंड। 343 होती है? अरे वाह, इतना बदल जाता है समय के साथ चीजें। अच्छा, वेरी गुड। हम लोग पढ़ते थे, मुझे अच्छे से ध्यान है। सर यही बता रहे थे हम। नहीं, तुम बता ठीक ही रहे थे, फिर तो ठीक ही बता रहे थे यार। और मुझे अच्छे से याद है, हमने जब 12वीं में पढ़ा था, 11वीं 12वीं में, तब 330-32 कुछ होता था, मुझे 100% याद है। अभी 343। अभी बढ़ा दी होगी, ये तो गलत बात है। 343 ये तुम लोगों ने मुझे बता दिया है। अलग मीडियम में अलग होती होगी। अलग मीडियम नहीं, पर इतना अलग नहीं होती थी, 2-3 का फर्क होता था थोड़ा थोड़ा, पर 343 में होता है। सर ये ड्राई एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वो तो ठीक है, मतलब ये नॉर्मल स्पीड है, यानी कि स्पीड में कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो मुझे ध्यान है कि उसे 330 ही होती थी। सर ये जो सर स्पीड ऑफ साउंड जो बता रहे हैं ना सर, ये 331.29 मतलब पर सेकेंड ही हो रहा है अभी सर, हम चेक किए हैं। नहीं, फिर वो 343 कहाँ से आ रहा है? ये दो अलग अलग क्यों नंबर आ रहे हैं? सर वो दूसरा है सर, ये वो दूसरा है। ये 331 कहाँ से मिला तुम्हें? क्योंकि आज तुम्हें बिल्कुल सर शॉक। गूगल किए हैं सर। यहाँ स्पीड ऑफ सर साउंड गूगल किए हैं सर। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम बाय साउंड वेव एज इट प्रोपेगेट्स थ्रू इलास्टिक मीडियम एट 20 डिग्री सेल्सियस। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर साउंड और 1 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ साउंड मीडियम थ्रू it depends strongly on temperature as well as the medium through which the sound wave is propagating. At 0 degree Celsius, the speed of sound is 331 मीटर पर सेकंड। ये वाली हम लोगों को पढ़ाई जाती थी फिर, जो हमने पढ़ी वो ये वाली 331 वाली 332। तो उस समय हमें ये पढ़ाया जाता था कि इतनी होती है स्पीड, तो हमें यही याद है। ठीक है, मुझे ठीक याद है। पर ये बात अच्छी थी कि अच्छा नॉर्मल मतलब हमारे आसपास में इसकी स्पीड 343 मीटर होगी, ठीक है। और 1225 अगर किलोमीटर। गूगल भी यही बताता है सर, उसका अंदर जाने पर वो वैल्यू मिलता है। ओके, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कि मेरे को गलत याद है, मुझे क्योंकि ये अच्छे से याद था कि 330 332 दो नंबर मुझे अच्छे से याद थे कि ये नंबर होते हैं। बट अच्छा है, चलो इससे मुझे ये भी क्लियर हुआ कि मैं और बोलता तो मुझे भी एम्बैरेसिंग होता। ठीक है, तो 4.5 मैक, 1 मैक मतलब करीब 1225 किलोमीटर पर आवर या 300 1234 अभी यहाँ पर 1235 लगभग 1234.8 किलोमीटर पर आवर। तो 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है 1 मैक की। अब इसमें जितने मैक होगा, जितने फाइटर प्लेन 2 मैक पर चल रहा है तो इसको डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 4 टाइम्स कर लो, तो ये 4.5 मैक की स्पीड पर चल सकती है एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा। तो ये 4.5 मैक की स्पीड से चलती है ये मिसाइल। इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे सर क्या ये जो स्पीड होता है सर, स्पीड जो होता है सर, ये क्या उसमें जो पायलट बैठे रहते हैं वो अपने डिसाइड या जितना मन कर उतना चला सकते हैं तेज? नहीं, एक लिमिट होता है? ये तो इसकी मिसाइल की स्पीड है, उसकी एक लिमिट मैक्सिमम स्पीड होती है कि मैक्सिमम स्पीड आप इतनी अचीव कर सकते हो। स्पीड टेक्निक थ्योरेटिकली तो आप कितनी भी कर सकते हो, वही आपकी गाड़ी की एक स्पीड मैक्सिमम होती है ना। आप 0 से उसको 180 तक चला सकते हो, 200 किलोमीटर तक चला सकते हो। अब मैं कहूँ 500 किलोमीटर पर मेरी गाड़ी चल जाएगी, तो टेक्निकली उसके लिए बनाई नहीं गई है। तो ऐसे ही जहाजों का होता है, हर एक जहाज का अपना वो एक स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड, कि वो इतनी स्पीड पर चल सकता है। तो जो फाइटर प्लेन होते हैं क्योंकि वो फास्ट चलते हैं तो वो कई मैक्स पर चलते हैं, उनकी स्पीड काफी तेज होती है, तो वो स्पीड ऑफ साउंड से तेज चलते हैं।
इस मिसाइल के अंदर अब जो एयर टू एयर मिसाइल है, इसको डेफिनेटली हवाई जहाज से तेज होना चाहिए, तभी वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, नहीं तो उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगी। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जैसे इन मिसाइल्स के अंदर में कुछ फीचर्स होते हैं, लॉक कर देते हैं। ठीक, अगर आप लोगों ने कभी ऐसी मूवीज देखी गई हो या कहीं ना कहीं जरूर देखा जाए, इनमें फंक्शन होता है लॉक होने का। तो जब वो मिसाइल को लॉक कर लेते हैं, दूसरे एयरक्राफ्ट को लॉक कर लेते हैं उसकी लोकेशन को, जैसे ही उसकी रेंज में आया, अब वो जहां भी मूव करेगा वो मिसाइल उसके साथ ही उसी स्पीड से वो भी मूव करती जाएगी। तो वो लॉक करने का फीचर होता है। तो इसे लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, ये दोनों फैसिलिटी इस मिसाइल के अंदर में दी गई है। ये एक अपना इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम भी इस्तेमाल करती है और होमिंग रेंज इसकी 25 किलोमीटर तक होती है। ये हमारी हो गई अस्त्रा मिसाइल, जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है। अगली मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है, हमने मिलकर बनाया है ये मिसाइल। ये मिसाइल मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब ये रैमजेट क्या हो गया? मीडियम सर एक रैमजेट होता है, स्क्रैमजेट भी होता है ना? हाँ, हमने बताया था ना क्या होता है। मीडियम रेंज, रैमजेट, सुपरसोनिक और क्रूज, यही बस इतना ही याद कर लो। इसका नाम भी याद रखोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। रैमजेट क्या होता है? सर एक प्रकार का एयर मतलब ब्रीदिंग जेट इंजन है, जो इंजन के आगे बढ़ने की गति को हवा के लिए प्रयोग करता है सर। वेरी गुड, ठीक है। तो हमने बात की थी कि हमारे पास जब रॉकेट हम लॉन्च करते हैं तो एक चीज होती है कि हमें आग जलाने के लिए, मिसाइल आग पर काम करते हैं, ये सब चीज फ्यूल जब जलाते हैं तो आग पर काम करते हैं। तो हमारे को ट्रायड ऑफ फायर की जरूरत होती है, जिसमें इनिशियल टेम्परेचर, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, ये तीनों चीज होनी चाहिए, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर। जो रॉकेट होते हैं पुराने तरीके के, वो ऑक्सीडाइजर को भी अपने साथ लेकर जाते थे। जो मिसाइल होती थी वो अपने साथ ऑक्सीडाइजर लेकर जाते थे, जिसके कारण उनका वजन काफी बढ़ जाता है। तो अभी के समय में इस रैमजेट टेक्नोलॉजी यूज करने के से हमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत ना होकर हम फ्यूल केवल लेकर जाते हैं और हवा से जो है ऑक्सीजन को लेकर उस फ्यूल को बर्न करते हैं। तो ऑक्सीडाइजर अलग ना ले जाकर एयर ब्रीदिंग इंजन, तो इसको अगर सरल भाषा में बोले तो रैमजेट इज एयर ब्रीदिंग इंजन, ऐसा मिसाइल, ऐसा रॉकेट जो हवा को चलाकर काम करता हो, और ये केवल एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हुए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहते हुए कर सकता है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ऑक्सीजन उसे मिलेगी नहीं। तो ये रैमजेट टेक्नोलॉजी किसी भी मिसाइल को, रॉकेट को हवा से, जो एटमॉस्फेयर है उसी से ऑक्सीजन लेने की क्षमता प्रोवाइड करती है, जिसके कारण उसे ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत नहीं रहती और वो मिसाइल काफी हल्की हो जाती है। तो हमारी जो ये मिसाइल है, इट्स अ रैमजेट मिसाइल, मीडियम रेंज की है, इनका कुछ डिस्टेंस होता है, ये 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। तो ये मीडियम रेंज की एक मिसाइल है। रैमजेट है यानी एयर ब्रीदिंग है, सुपरसोनिक है मतलब सुपरसोनिक, सोनिक मींस साउंड। अब बताओ सुपरसोनिक क्या? साउंड के स्पीड से ज्यादा हो, तेज हो, वो कहलाएगा सुपरसोनिक। वन दैट इज फास्टर देन साउंड इज कॉल्ड सुपरसोनिक। तो ये सुपरसोनिक है, यानी कि इट इज फास्टर देन साउंड, and then it is a cruise missile. What is the meaning of a cruise missile? Cruise, what is the meaning of cruise? सर ये सरफेस के बहुत पास उड़ेगी। सरफेस के पास दो तरीके के मिसाइल होते हैं हमारे, बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब लॉन्च होते हैं तो अर्थ में से लॉन्च होंगे, फिर वो एटमॉस्फेयर को पार कर जाते हैं,
एटमॉस्फेयर से भी बाहर निकल जाते हैं, और एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के बाद में जहां भी उनका टारगेट होता है फिर री एंटर करते हैं, दोबारा से फिर अर्थ के उसमें री एंटर करते हैं और अपने टारगेट को हिट करते हैं। तो ऐसे मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाते हैं। जैसे हमारा रॉकेट जो होते हैं, तो वो ऐसे मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। क्रूज मिसाइल वैसे मिसाइल हैं जो एटमॉस्फेयर को पार नहीं करते, एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही उड़ते रहते हैं। ऐसे मिसाइल्स को हम क्रूज मिसाइल बोलते हैं। तो जो हमारा ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये क्या है? ब्रह्मोस इज अ मीडियम रेंज रैमजेट टेक्नोलॉजी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी कि ये 500 किलोमीटर के अंदर चलने वाला, एयर ब्रीदिंग, साउंड से तेज चलने वाला, एटमॉस्फेयर के भीतर उड़ने वाला मिसाइल है। 300 किलोमीटर की इसकी कैपेसिटी है, 500 या 300 किलोमीटर की, 500 किलोमीटर भी शायद इसमें वर्जन बनाया गया है। और ये सबमरीन से, यानी कि जो जो जमीन के अंदर वो सबमरीन चलते हैं उनसे भेजा जा सकता है, वॉरशिप से, जो लड़ाकू जहाज है, पानी के जहाज, उनसे भेजा जा सकता है, फाइटर जेट लड़ाकू जहाज से भेजा जा सकता है, या जमीन से, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में काम कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल। इसका पेलोड, और ये करीब करीब 300 किलोमीटर, 300 केजी ये इसका पेलोड होता है। आकाश 1S मिसाइल, ये सरफेस टू एयर सुपरसोनिक मिसाइल है। अब इससे आप समझ सकते हैं, सरफेस टू एयर है, जमीन से मारेंगे। अगर हमारे देश पे कोई हवाई जहाज मिसाइल हमें मालूम होगा तो उसको हम इससे मार सकते हैं, और एक सुपरसोनिक मिसाइल है। हमारा जो ये एक प्रोग्राम होता था, अभी हम इसको कम ही पढ़ते वैसे, पर ये इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। जितने हमारे मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल्स को इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी, और हमारे जो APJ अब्दुल कलाम थे, वो इसी प्रोग्राम के को उन्होंने आगे बढ़ाया था। वो इसी से इतने फेमस हुए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान से। और ये जो इसी के अंदर जो है आकाश मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है DRDO के द्वारा। तो ये जो उस दिन हम ये बात कर रहे थे, 5 से पहले भी बात कर रहे थे, 5 मिसाइल है, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी और नाग और आकाश। ये 5 मिसाइल इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। सन 1983-82 के करीब इसको स्टार्ट किया गया था। इसके आगे हम बढ़ते हैं। स्ट्रम अटाका। सर, ये इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेटेड मतलब संयुक्त, इंटीग्रेटेड को क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मतलब एक साथ लाकर, संयुक्त ही बोलते हैं शायद हिंदी में। एकीकृत। एकीकृत, हाँ, एकीकृत। ओके ओके। ठीक है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मतलब एक ही उसके अंदर में सारे मिसाइल्स को एक साथ कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए बहुत पुराना प्रोग्राम है, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया का जितना मिसाइल डेवलपमेंट आज के समय में इंडिया ये कह सकता है कि यस वी आर समथिंग इन मिसाइल डेवलपमेंट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। उसका बहुत बड़ा कारण है ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी सक्सेस की वजह से हम ये चीज आज कह सकते हैं। ओके सर। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रम अटाका एंटी टैंक मिसाइल। स्ट्रम अटाका एंटी टैंक मिसाइल 200 करोड़ रुपए का ये एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये स्ट्रम अटाका एंटी टैंक, जो टैंक के ऊपर भेद कर सकता है, वो रशिया से हमने ये लेना वो किया है, एक्सेप्ट किया। इसके अलावा MiG Mi-35 चॉपर्स और ये स्ट्रम अटाका एंटी टैंक माइन, इनको लेना हमने तय किया। अग्नि 2, अग्नि जो हमारा सबसे लॉन्ग रेंज का, सबसे बड़ी रेंज का, हमारा सबसे पावरफुल मिसाइल है अग्नि। अग्नि की अगर बात करें तो अग्नि जो है हमारा सरफेस टू सरफेस, न्यूक्लियर कैपेबल, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज भी इसमें बना लिया गया है। ये अग्नि 2 तो खैर वो है, तो इसको रात में उड़ाया गया, पर अग्नि जो मिसाइल है ये हमारा इंटरमीडिएट रेंज में जा सकता है, मतलब 5000 किलोमीटर से ज्यादा की इंटरकॉन्टिनेंटल भी ये ट्रेवल कर सकता है।
तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसका क्या मतलब हुआ? क्रूज सर मिसाइल। सरफेस टू सरफेस अगर मिसाइल होगा तो ये क्रूज मिसाइल होना चाहिए ना? ना, क्रूज मिसाइल छोटी दूरी के लिए हो सकते हैं। ये 300 किलोमीटर ही ट्रेवल करता है। जो हमारा ब्रह्मोस है उसकी रेंज 300 किलोमीटर, शायद इसका एडवांस वर्जन बना है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर, पर इससे ज्यादा ये नहीं जाता है। ये मैक्सिमम इतनी दूरी तक, क्योंकि ये 500 किलोमीटर एक टेक्नोलॉजी है। MTCR क्या होता है? व्हाट इज MTCR? सर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। इसके अंदर कोई प्रावधान है? क्या प्रावधान है? सर कोई देश 300 किलोमीटर से लंबी रेंज की मिसाइल नहीं रखेगा। नहीं, इसका प्रावधान ये नहीं है कि 500 किलोमीटर और 500 केजी से ज्यादा के कोई भी देश दूसरे देश को, जो एक खास ग्रुप में नहीं है, भारत उस ग्रुप में नहीं है, कोई भी देश दूसरे देश को ऐसे मिसाइल्स नहीं देगा जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा हो और जिनकी वॉरलोड, जिनकी पेलोड कैपेसिटी 500 किलो से ज्यादा हो। ऐसे दोनों तरीके के मिसाइल नहीं दिए जा सकते हैं MTCR रिजीम के चलते। रशिया इसका पार्ट है, इंडिया भी शायद इसका पार्ट है, पर हम इसको वायलेट नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमें ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये 300 किलोमीटर और 300 किलोमीटर पर है। एक बार ये चेक कर लेना कि मेरे को जो ध्यान है MTCR में जो लिमिट है वो 500 किलोमीटर की है, 500 किलोमीटर 500 केजी की है, चेक कर लेना। तो इसलिए ये जो क्रूज मिसाइल है ये हमें दिया गया, परंतु भारत ने इंडिजीनियसली, एक्चुअली 500 किलोमीटर की मिसाइल बना के करोगे क्या? अगर 500 किलोमीटर का मिसाइल रखोगे किसको मारोगे? भारत नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ कितनी लेंथ है? कश्मीर से कन्याकुमारी 3214। कितना? 3214। अगर भारत जो कि बहुत बड़ा देश नहीं है इसकी भी बात करें तो यहां से अगर हम मिसाइल फेंकते हैं और साउथ, मतलब हमारा मिसाइल अगर कश्मीर से चलेगा तो दिल्ली भी नहीं पहुंच सकता, पठानकोट पर ही रुक जाएगा, या चंडीगढ़ ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकता है। तो ऐसे मिसाइल का कोई विशेष फायदा है ही नहीं जो 500 किलोमीटर तक जाता हो। अगर युद्ध होगा, अगर हम चाइना को, मान लो कल चाइना से युद्ध हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? अगर मान लो हम एक्सट्रीम अरुणाचल प्रदेश से या जो है हिमाचल प्रदेश से मिसाइल लॉन्च करेंगे भी तो हमारा मिसाइल कहाँ तक जाएगा? लद्दाख भी, मतलब वो भी नहीं पार करेगा, तिब्बत भी नहीं पार कर सकता। चाइना तो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में भी बहुत थोड़े एरियाज में ही हम ऐसी मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे हमले के लिए हमें, अगर हम युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, युद्ध के पॉइंट में हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होने चाहिए। जो USA वो तो सर वो उनके रेंज कितने हैं? इनके पास कितने रेंज के मिसाइल हैं? इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से 15,000 किलोमीटर तक जाने मारक क्षमता वाले, 15,000 किलोमीटर इस रेंज तक के मिसाइल से। तो 500 किलोमीटर उस दौड़ में कहीं नहीं टिकता। हमारे पास बड़े लंबी दूरी के मिसाइल होने चाहिए और जिसमें हमारे लिए अग्नि हमारा बहुत बड़ा काम करती है। अग्नि मिसाइल का जो रेंज है वो 5,000 किलोमीटर है, 5,000 किलोमीटर है ना? सर इसके लिए तो सर बहुत दूर तक तो क्या सर उसमें एटम बम यूज नहीं ले सकता? दोनों चीज है, जितना बड़ा बम लगाओगे उतनी कम दूरी तक जाएगा। लेकिन सर अगर एक स्टेट को तो तबाह कर सकता है ना सर? हाँ जी सर, मतलब जहाँ पर छोड़ा जाए तो पूरा ये कंप्लीट बहुत दूर तक लोगों को तबाह कर सकता है। नहीं, एक एटम बम एक शहर को तबाह कर सकता है। अब दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर कितने शहर होंगे, छोटे बड़े शहर, सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े शहर है। ऐसा नहीं एक शहर को खत्म कर सकता, पर ऐसा नहीं कि एटम बम इतना भी पावरफुल नहीं होता पूरे देश को एक बार में खत्म कर दे। और हाइड्रोजन बम सर?
आपका नॉइज आ रहा है बहुत तेज। सर हाइड्रोजन बम सर। उतना वो भी नहीं कर सकता, उसकी बातें मत ही करो, ठीक है। मैं फिर डराओ मत, यहीं पर रहते हैं। हाइड्रोजन बम, एटम बम तुम छोड़ने की, तो ये वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉर में हमेशा आज के समय में हम ऐसे वॉर नहीं करना चाहेंगे, ऐसे बम इस्तेमाल नहीं करने चाहेंगे जो मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन बम, एटम बम की बात कर रहे हो, इनको यूज करना, जो यूज करने वाला देश है उसके लिए भी है। आज भी यूएसए को जापान के अगेंस्ट यूज करने के लिए आज भी उसे गालियां खानी पड़ती हैं। आज भी जब भी बात होती है हिरोशिमा नागासाकी की, जिनकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि वॉर का मतलब क्या है? वॉर को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, भाई वॉर में दो देश और उनकी सरकारें लड़ रही हैं। एक सहमति, आम सहमति यह है कि कम से कम वॉर में सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। सिविलियन सब तरफ के एक जैसे हैं, तो कम से कम अगर आप किसी शहर पर बम गिराते हो तो आप उस बेसिक प्रेमाइस का, इवन पुराने जमाने में भी जब लड़ाइयाँ होती थी तब इस बात को करा जाता था, भाई जो सैनिक है, जो लड़ना चाह रहे हैं वही लड़े, जो लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चे हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है। आप भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, ये आपका प्रॉब्लम है। एक छोटा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, उसने तो कुछ नहीं कहा है। अब एक फौजी है, सैनिक है, ठीक है, उसने चुना है, अपना कैरियर चुना है, उसने कहा है कि नहीं मैं सैनिक बनूंगा, ठीक है, उसके साथ मतलब वो उस चीज के लिए एक तरीके से पेड भी है, उसने वो कैरियर चुना है, तो उससे जुड़े हुए हजार्ड भी उसके सामने आ सकते हैं। परंतु एक सिविलियन ने तो, कहीं भी एक छोटे बच्चे ने जो भी पैदा हुआ है, उसने तो किसी से कुछ, उसकी कोई लड़ाई नहीं है, वो बेचारा क्यों मारा जाए? तो इसलिए आज भी इस बात को हम मोटे तौर पर मानते हैं कि ऐसे जो बड़े मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। चलो फ्रेंड्स, मुझे लगता है अभी क्लास यहीं रोकते हैं, ठीक है। यहीं अग्नि से ही हम कल से शुरू करेंगे कि अग्नि और ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मिसाइल कैसे कैसे काम करता है। मुझे थोड़ा सा इन नोट्स पर भी काम करना है, तो मैं इस पर क्लास के बाद वो काम भी कर लूंगा, ठीक है। Thank you, sir. My pleasure. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay जी, good day, thank you.